नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर की कंप्लीट 4 आवर्स की मैराथन क्लासेस चल रही थी। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये आपका पार्ट 2 रहेगा, फाइनल पार्ट रहेगा। बिकॉज एक पार्ट में हम कर नहीं पाए थे, पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमने कंप्लीट 4 आवर्स की मैराथन क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने जो है हम लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने भी वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो पार्ट देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जगह पर मिल जाएगा। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में आपका जो कंप्लीट मैराथन क्लास है उसको हम कंप्लीट करा देंगे, तो देखना ना भूलिएगा, पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम पहले भी कह चुके हैं, इसमें से आपका 80-90% जो है एग्जाम में ज़रूर देखने को क्वेश्चंस जो है इन्हीं में से ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज आपका टॉपिक है फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कहते हैं, ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम है। अब आपने बार ग्राफ पढ़ा था, आप ये कहेंगे भाई दोनों में क्या डिफरेंस है? वो भी तो सेम है बिल्कुल। एक बस मामूली सा छोटा सा एक पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। क्या डिफरेंस है? एक बार हम बार ग्राफ आपको दिखाते हैं कि बार ग्राफ क्या था। चलिए, ये आपका बार ग्राफ था आपके सामने, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद ये आपका है नेक्स्ट में हिस्टोग्राम। क्या डिफरेंस है? सोचिए क्या डिफरेंस है। तो एक छोटा सा मैं बताती हूँ आपको, एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो है बार के बीच में गैप। अगर आप बार ग्राफ देखेंगे तो इनमें हर एक बार के बीच में गैप है और वो गैप हमेशा इक्वल है, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा बिल्कुल, डिट्टो A to Z जो मैंने बार ग्राफ में बताया सेम यहाँ रहेगा हर एक चीज। लेकिन बस डिफरेंस क्या है, बार ग्राफ में बीच में गैप रहता है, हर बार के बीच में गैप रहता है। लेकिन जो हिस्टोग्राम है आपका, इसमें बीच में गैप नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। कंटिन्यू आपका चलता रहता है, बीच में कोई गैप नहीं होता है। जहां से पहला बार खत्म हुआ वहीं से ही दूसरा बार शुरू हो जाता है, तो बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस हुआ? बार ग्राफ में आपके बार के बीच में गैप हुआ करते थे और हिस्टोग्राम में आपके बार के बीच में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम को। द ग्राफ दैट यूजेस बार टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू इंटरवल। सेम है डेफिनेशन आपका। इसमें हम जो भी हमें डाटा दिया हुआ होता है इंटरवल में, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम बार की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम जैसा बार ग्राफ में होता है। Since all the intervals are equal and continuous, important लाइन है, इसीलिए मैंने इसको जो है हाईलाइट किया हुआ है। ऑल इंटरवल्स जो आपको क्लास इंटरवल्स मिलते हैं डाटा में, वो हमेशा इक्वल होंगे। इक्वल तो बार ग्राफ में भी थे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और जुड़ गई, इक्वल एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार होंगे, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। आपके बार ग्राफ में जो डाटा मिलता था उसमें बीच में ब्रेक लगे हुए होते थे, तो ब्रेक की वजह से आपके बारों के बीच में गैप आ जाता था, क्योंकि बीच बीच में जहाँ जहाँ ब्रेक है वहाँ आपके गैप आ जाता था। हिस्टोग्राम में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा, कोई डाटा में बीच में ब्रेक नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। कैसे चलेगा इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे बार ग्राफ के आप टेबल में हमने इसका बार ग्राफ बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 15 का पहला क्लास इंटरवल है, दूसरा क्लास इंटरवल 15 से शुरू ना होकर उससे नेक्स्ट 16 से शुरू हुआ है, तो 15 से 16 के बीच में ब्रेक लग गया, टूट गया। अगर यहीं पर ही एक डाटा इस तरह से होता, मान लीजिए दूसरा डाटा आपको इस तरह से मिल सकता है, क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से आपका डाटा मिल सकता है। तो ये जो डाटा है ये आपका कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, यानी कि ये लगातार चल रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है। इस डाटा में बीच बीच में गैप है तो इसको डिस्क्रीट डाटा कहते हैं, या डिसकॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट डाटा हम इसको कहेंगे, यानी कि असतत आंकड़े। कॉन्टिन्यूअस को हम हिंदी में कहते हैं सतत आंकड़े, मतलब कॉन्टिन्यू चलते जा रहे हैं। इनमें गैप है, ब्रेक है बीच में, तो ग्राफ में भी बीच में गैप आ जाएगा। इनमें गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ग्राफ भी कॉन्टिन्यूअस रहेंगे हमेशा। बाकी सब इक्वल है, देख लेते हैं, बाकी सब बिल्कुल डिट्टो है, कोई चेंज आपका इसमें नहीं आएगा। देखते हैं क्या है आपका, ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर एक गलती इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 0 से 200, 200 से 400, 400 से 500, सॉरी 400 से 600, 600 से 800 और 800 से 1000 है बीच में। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ठीक है। तो इनको आप जो है इग्नोर करेंगे, क्लास इंटरवल कोई भी हो सकता है, बस कॉन्टिन्यूअस डाटा आपको मिलेगा। इनको आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए। ए है आपका पहला बार, उसमें आपके जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग बना दी, फिर बी लिया उसके अकॉर्डिंग बना दी।
बार के जो विड्थ है वो हमेशा इक्वल रहेगी, सेम रहेगा, बस बार के बीच का जो गैप है वो गायब हो जाएगा, बाकी सेम प्रॉपर्टी सारी रहेगी। लेंथ आपकी फ्रीक्वेंसी पर, डाटा पर डिपेंड करेगी। बेस इस सबका कॉमन होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो एक्सिस होंगी जो कि परपेंडिकुलर होंगी आपस में। इधर हम कैटेगरी वगैरह ले लेंगे, इधर हम अपना फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं आप, सेम है बिल्कुल डिटो जैसे आप बार ग्राफ बनाते थे। हमने क्लास इंटरवल को ऑब्जर्व किया। अगर देखिए यहाँ पर ये बात आ गई, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हिस्टोग्राम में डाटा हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में डिसकॉन्टिन्यूस डाटा दे दिया, डिस्क्रीट डाटा दे दिया, असतत आंकड़े दे दिए और कहा जाए हिस्टोग्राम बनाइए, तो क्या आप असतत आंकड़ों का हिस्टोग्राम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि हिस्टोग्राम में तो बीच में कोई गैप नहीं होता है और आपके आंकड़ों में ब्रेक हो गया, ब्रेक मिल गया, तो कैसे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपको कॉन्टिन्यूस डाटा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जो है हिस्टोग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर डिसकॉन्टिन्यूस डाटा दिया गया है, अगर आपके डिस्क्रीट डाटा आपको दिया है, बीच में ब्रेक लगे हुए हैं, तो हम उस ब्रेक को खत्म करके उसको पहले कॉन्टिन्यूस डाटा में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, हिस्टोग्राम हमेशा कॉन्टिन्यूस डाटा का बनेगा। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सभी हमेशा कॉन्टिन्यूस डाटा के बनेंगे। अगर हम आपको डिस्क्रीट डाटा दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका हिस्टोग्राम बनाइए, तब आप पहले डाटा को कॉन्टिन्यूस डाटा में चेंज करेंगे, उसके बाद ही उसको जो है हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि क्या डिस्क्रीट डाटा का हिस्टोग्राम बन सकता है? नहीं बन सकता है। हिस्टोग्राम हमेशा कॉन्टिन्यूस डाटा का बनेगा, क्योंकि अगर हमें डिस्क्रीट डाटा भी मिलता है उसको भी हम पहले कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। अब कॉन्टिन्यूस के में कैसे चेंज करते हैं ये एक अलग मैटर हो गया, इसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर फिर वो मिक्सड अप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस है, तो अपने बनाना शुरू कर देते हैं। क्लास बाउंड्रीज करते हैं, एक्स एक्सिस बना ली, उसके बाद वर्टिकल रेक्टेंगल बना लिया आपने, फ्रीक्वेंसी जिस पर शो कर दी। ये आपके सामने डाटा दिया हुआ है। देखिए आपको एग्जाम्पल भी देखिए डिसकॉन्टिन्यूस का आ गया। सबसे पहले क्या होगा, आप स्टेप में ऑब्जर्व करेंगे डाटा कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। यहाँ पर आपने देखा बीच में ब्रेक लगे हुए हैं, 110 पर खत्म हो रहे हैं, लेकिन दूसरा इंटरवल 111 से शुरू हो रहा है, 110 से नहीं, तो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस डाटा हो गया, असतत आंकड़ा हो गया। आप इसको क्या करेंगे, इसका हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे, इसको पहले कॉन्टिन्यूस डाटा में चेंज कर लेंगे, यानी कि सतत आंकड़ों में परिवर्तित कर लेंगे और उसके बाद हम अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे। कैसे करेंगे चेंज, देखते हैं। अब चेंज करने के लिए सिंपल सा एक मेथड है, आप लोअर लिमिट में से, निम्न सीमा में से 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट से, हायर लिमिट से, उच्च सीमा से आप 0.5 प्लस कर देंगे। 0.5 माइनस और 0.5 प्लस, 0.5 माइनस 0.5 प्लस। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 0.5 माइनस 0.5 प्लस, 101 था तो 101 में से 0.5 माइनस किया, 100.5 आ गया, और 110 में 0.5 प्लस कर दिया, 110.5। सिमिलरली बाकी इंटरवल्स में भी कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं आपका डाटा कॉन्टिन्यूस बन गया, 110.5 पे खत्म हुआ और यहीं से दूसरा शुरू हो गया, तो डाटा कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया ना। क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, पहले वाली लिमिट में से आप 0.5 माइनस कर देंगे और बाद वाली में से 0.5 प्लस कर देंगे, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है, लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में से प्लस करेंगे, निम्न सीमा में से घटा देंगे, उच्च सीमा से जोड़ देंगे उस सीमा में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हमारा डाटा कंटिन्यूस हो गया, अब हम इजीली जो है हिस्टोग्राम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के लिए दो, इसको छोटा कर लेते ताकि सभी को दिख जाए। देखिए ये रहा, आपने एक्स एक्सिस बनाई, आपने वाई एक्सिस बनाई। वाई एक्सिस पर हमारी सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ये रही 1580। आपको पता है 15 तक 18 तक का है आपका, तो 2 का डिफरेंस ले लिया, 18 तक आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी, ठीक है। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो नीचे आपने मेंशन कर दिया, हाइट इन सेंटीमीटर लिखकर 100.5, 110.5, 120.5, 130.5 जो भी था एक्सेट्रा, ठीक है, सारे के सारे आपने लिख दिए। अब आपने देखा होगा कि हमेशा यहाँ पर 0 होता है बिंदु, जो आपका O पॉइंट होता है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करती है, वो हमेशा O बिंदु होता है, 0 होता है, ठीक है। अब 0 से 100.5 के बीच में कुछ भी नहीं बताया, जो हमारा डाटा हो रहा है वो 100.5 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में कुछ गैप छोड़ देंगे, क्योंकि इस बीच में 0 से 100.5 के बीच का डाटा हमें नहीं पता है, डाटा में नहीं दिया गया। अगर यहाँ पे 0 से 100 के बीच की क्लास इंटरवल होती तो आप यहीं से ही स्टार्ट कर देते अपना बार बनाना, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, हम बीच में की गैप छोड़ दिया कि इसमें कोई डाटा में नहीं दिया। 100.5 से 110.5 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15, हम 15 पर पहुंच गए। 15 क्या कहाँ है, 14 और 16 के सेंटर में है, तो यहाँ पर हमने खींची, तो ये हमारा पहला बार जो हो गया वो बन गया, ठीक। एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो हम हटा देंगे। देखिए
आपका यहाँ पर, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि 110.5 से 120.5 के बीच में 18 है, तो 18 पर पहुंच गए हमने, 18 तक की जो लेंथ करके बना दी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, तो उसी तरह से आप जो है कंप्लीट आपने ये बना दिया, ये आपका हिस्टोग्राम रेडी हो गया। देखते हैं यूटिलिटी क्या क्या है, उपयोग क्या क्या है। ए हिस्टोग्राम फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। जो हिस्टोग्राम होता है वो आपकी अलग अलग क्लास इंटरवल्स की क्या फ्रीक्वेंसी है वो उसको शो करता है। उसको शो करने के लिए हम हिस्टोग्राम को बनाते हैं। इट बिकम ईजियर टू लोकेट द क्लास इंटरवल्स हैविंग द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी और लीस्ट फ्रीक्वेंसी। ये एक ईजी तरीका है जिसमें हम छोटे से छोटे फ्रीक्वेंसी को और छोटी से बड़ी फ्रीक्वेंसी को आसानी से दिखा सकते हैं। हिस्टोग्राम मोड अगर हमें निकालना होता है, आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, मोड यानी कि बहुलक, बहुलक को निकालने के लिए भी हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। जब हमें पूरे डाटा को एट अ ग्लांस, एक ग्लांस में देखना हो, एक नज़र में देखना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। अब आप देख सकते हैं, हमने पॉइंट पढ़ा था कि हम अपने जब डाटा को एक नज़र में देखना चाहते हैं। अब जो भी व्यक्ति था, बंदा था, उसने एनालाइज किया था कि भाई इतनी सेंटीमीटर, क्या किया था कि इस हाइट के बच्चे कितने हैं, इसके बीच में इस हाइट के बच्चे कितने हैं, इस हाइट के बच्चे कितने हैं, उन्होंने सब बच्चों का जो हाइट है वो मेजर की, हर बच्चे की हाइट को लिखा, उसके बाद उनको क्लास इंटरवल में तोड़ दिया कि इतने से इतने बीच के जो हाइट वाले बच्चे हैं वो इतने हैं। अब उसको उन्होंने ग्राफ में शो कर दिया। अब ग्राफ में कोई भी कॉमन मैन, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो उससे रिलेटेड नहीं है, वो भी देखेगा, तुरंत बता देगा कि 100 से 100.5 से 110.5 के बीच के बच्चे कितने हैं, 15 है आपके, ठीक है। एकदम नजर देखते ही तुरंत वो चीजों को बता देगा उस डाटे को। ये भी याद रखें, इस तरह का भी क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे ऑब्जेक्टिव टाइप में, या फिर एग्जाम वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको ग्राफ पूरा प्रॉपर दे देते हैं बना के, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि 120.5 से 130.5 के इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं इस बीच में, आपके 12 स्टूडेंट है, 12 आपका आंसर हो गया। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बहुभुज हम इसको कहते हैं, आवर्ती बहुभुज या बारंबारता बहुभुज। अब इसमें क्या डिफरेंस है, सेम डिट्टो सब चीज़, आप क्लास इंटरवल वगैरह सब चीज़ रहेगी, इसमें भी कॉन्टिन्यूस डाटा आपका रहेगा, जैसा आपने हिस्टोग्राम बनाया सेम चीज़ ऐसे बनाएंगे सब चीज़ें। डिफरेंस क्या रहेगा लोकेट करने का, दो तरीके होते हैं कि जब आप बार ग्राफ, आपने हिस्टोग्राम बना लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने हिस्टोग्राम बना लिया अपना। हिस्टोग्राम बनाने के बाद जो आपके ग्राफ होते हैं इनका मिड पॉइंट लेते हैं हमेशा, यहाँ पर इनका हमेशा मिड पॉइंट लेंगे, जो सेंटर का 20 से 30 का मिड पॉइंट क्या हो गया, 25, 25 के सामने यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से सभी जो बार हैं उनके टॉप पर मिड पॉइंट ले लेंगे टॉप का, ठीक है, और उनके टॉप के मिड पॉइंट को स्केल की मदद से आपस में ज्वाइंट करा देंगे। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। लास्ट में क्या होगा, हम एक्स एक्सिस से भी ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि पॉलीगन या बहुभुज होता है बंद आकृति होती है, इसलिए लास्ट में हमने मिला दिया। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, यानी कि आवर्ती बहुभुज बन गया। क्या किया, सेम काम किया, हिस्टोग्राम बनाया। हिस्टोग्राम बनाने के बाद सभी बार के टॉप को जो है मिड पॉइंट को मेंशन कर दिया सभी बार के टॉप पर, और उन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा दिया। लास्ट में हमने एक्स एक्सिस से जो है उसको ज्वाइन करा दिया, ठीक है। चलिए एक दूसरा तरीका ये है, अगर हम हिस्टोग्राम नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट लोकेट कर सकते हैं। हमने ये डाटा बनाया, 5 से 10 के बीच का जो सेंटर है वो कहाँ पाएगा, यहाँ पर आएगा 7.5, ठीक है। 7.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 1 है, तो 1 के सामने लिया, यहाँ पर आप डॉटेड लाइन करेंगे, बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसको डिनोट कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट 10 से 15 के बीच की सेंटर की वैल्यू क्या है, ये है, इससे आप पॉइंट करके यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली इसकी फ्रीक्वेंसी से डॉटेड लाइन करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट यहाँ पर हमने देखे हैं जो टॉप पर वहाँ पर लगे हुए थे, और उसको आपस में ज्वाइन करा दिया। आपको जैसे इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। देखिए मेथड आप देख सकते हैं कि पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम के सभी मिड वैल्यू को पॉइंट आउट करते हैं, मार्क लगाते हैं, और उन सभी पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट की मदद से या स्केल की मदद से उनको आपस में ज्वाइन करा लेते हैं। आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, ठीक है। इसके यूजेस क्या होते हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप हैव टू बी डिस्प्लेड इन वन डायग्राम। जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप हमारे पास हो और उनके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हो, यानी कि आपस में कंपैरिजन करनी हो, इस पॉइंट को हम समझते हैं थोड़ा सा। ये आपके सामने हिस्टोग्राम है, देखते कहाँ गया, ये हिस्टोग्राम है। अगर ये एक चीज का हिस्टोग्राम है, मान लीजिए दूसरा हिस्टोग्राम हो, क्या दोनों को आप एक ही ग्राफ में शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है,
ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ठीक है, एक ग्राफ का बन गया, एक ग्रुप का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। वहीं पर दूसरा डाटा आपको दे दिया जाए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो उसका भी आप तुरंत इसी में ही जो है ज्वाइन कराकर दिखा सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ गया, एक पॉइंट यहाँ गया, एक पॉइंट यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो इस तरह से इनको ज्वाइन करा के दूसरा भी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है आप उसको एक ही ग्राफ में दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है आप मेंशन कर सकते हैं। 2, 3, 4 कितने भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेंशन कर सकते हैं, उनमें आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपस में क्या कंपैरिजन है, तुलना कर सकते हैं मतलब। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज कब किया जाता है? जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप का हम एक ही ग्राफ में शो करना हो। लिमिटेशन है कि सिर्फ कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपका हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, तीनों ही केवल और केवल कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद लास्ट में फ्रीक्वेंसी कर्व देखते हैं, सेम है डिट्टो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। डिफरेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप मिड पॉइंट लेते थे और उनको स्केल की मदद से ज्वाइन करा लेते थे। यहाँ पर क्या होगा, आप मिड पॉइंट लेंगे और उनको फ्री हैंड बिना स्केल की मदद से आप फ्री हैंडली एक शेप देते हुए उनको आपस में ज्वाइन कराएंगे। जैसे यहीं पर ही है, ये देखते हैं, ये मिड पॉइंट हो गया आपका इसका, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनको स्केल की मदद से अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, बहुभुज बनाना है, तो वहां पर आप स्केल की मदद से करेंगे, और अगर आपको कर्व बनाना है, वक्र बनाना है, तो आप फ्री हैंडली ऐसे ही ज्वाइन करा देंगे। फ्री हैंडली आप ज्वाइन करा देंगे। जैसे आप इसमें दूसरा कर्व आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्री हैंडली आपने इसमें ज्वाइन कराया हुआ है। कोई स्केल की मदद तो नहीं, स्केल की मदद होती तो कैसा कुछ ऐसा बनता ही, अगर इस पॉलीगन बनाना होता तो कुछ ऐसा बनता, ऐसे ही कुछ इस तरह सा सीधा सा स्ट्रेट सा बनता है। इसको कर्व फॉर्म में हम बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी सेम रहेगा, इसका मेथड देख सकते हैं। हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसके मिड पॉइंट को मार्क करेंगे और मिड पॉइंट को हाथ से फ्री हैंडली मिला देंगे। ये थर्ड पॉइंट डिफरेंस है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम स्केल का यूज करके ज्वाइन कराते हैं और इसमें फ्री हैंडली ज्वाइन कराते हैं। लास्ट टॉपिक आपका पाई ग्राफ, सर्कल ग्राफ भी हम इसको कहते हैं। ये कैसे बनाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप कहें ना कि इन सभी ग्राफ में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पाई ग्राफ है। अगर क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस आपके पाई ग्राफ से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पाई ग्राफ होता है। सर्कल ग्राफ, सर्कल की फॉर्म में हम अपने ग्राफ को, अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट ऑफ द होल। पूरे कंप्लीट के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप शो करने के लिए हम पाई ग्राफ का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें हम इनको ABCD ले लेते हैं, तो ABCD EFGH करके पूरे के पूरे होल का आपस में क्या रिलेशन है, A कितना ज्यादा है, B उससे कितना कम है, C कितना है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई ग्राफ का यूज करते हैं। पूरा 100% होता है टोटल, उनमें से अलग अलग परसेंटेज निकल जाता है। तो ये आपका पाई ग्राफ हो गया। अब इसको कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसमें जो सभी के सभी ऑब्जर्वेशंस होती है वो सर्कल के सेक्टर के रूप में डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, सर्कल के अलग अलग सेक्टर बना दिए जाते हैं, उनके उससे रिप्रेजेंट की जाती है कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। इसमें आपका जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। देखिए, जैसे ये आपका जो सेंटर है ये आपका, ठीक है, और इस सेंटर का जो कंप्लीट एंगल है ये आपका 360 डिग्री का होता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट, होल सर्कल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट। जो कंप्लीट सर्कल है वो आपके सभी वैल्यूज का होल यानी कि सम दिखाएगा, मतलब आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा आपका कंप्लीट सर्कल। अब क्या दिक्कत है, अगर हम बनाने की बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए हमें पाई ग्राफ बनाना है, एक रेडियस तो हम रैंडमली हम ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी एंगल से। रेडियस कैसे ड्रॉ करते हैं? सर्कल के जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर होता है, उसको किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करा देना है। चाहे हम यहाँ पे बनाए, चाहे हम यहाँ पे बनाए, वो हमारी मर्जी है, कहीं पर भी एक रेडियस बना लेते हैं। अब उस रेडियस के बनाने के बाद उस सेक्टर को करने के लिए हमें एंगल चाहिए होता है कि कितने एंगल पर वो बनाना है, एंगल हमें चाहिए होता है। एंगल को फाइंड आउट करने के हमारे 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन को करेंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ये आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, दोनों का कैसे यूज करेंगे हम आगे बताएंगे। इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है। यूजेस देखते हैं पाई ग्राफ के। पाई ग्राफ इज यूजफुल व्हेन वन वांट टू पिक्चर प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इन अ स्ट्राइकिंग वे। जब हमें पाई ग्राफ यूजफुल होता है, जब हमें पूरे के पूरे पिक्चर्स जो है उसका प्रपोर्शन, अलग अलग प्रपोर्शन को दिखाना होता है।
when a population is stratified and each strata is to be represent as a percentage of that time। हमें पॉपुलेशन को करना है, अब उस समय में किस पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज है, जैसे गर्ल्स कितनी परसेंट है, गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है, बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है, या कहें तो लेडीज़ की कितनी है, बच्चों की कितनी है, बड़ों की कितनी है, वो परसेंटेज शो करने के लिए भी हम सर्कल ग्राफ का, पाई ग्राफ का या पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। लिमिटेशंस क्या है, डाटा इन लार्ज नो कैन नॉट बी डिस्प्लेड इन बाय अ पाई डायग्राम। अगर डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसमें देखिए कैटेगरी डिवाइड होती है, ये आप जानते हैं, ठीक है। कैटेगरी में आपका सर्कल में कितनी कैटेगरी आप लिख सकते हैं, 5 से 10 कैटेगरी आप लिख सकते हैं आराम से, लेकिन ज़्यादा कैटेगरी अगर आपकी हुई तो आप उसको मेंशन नहीं कर पाएंगे। इट टेक्स टू मच टाइम टू कैलकुलेट एंगुलर वैल्यूज ऑफ डाटा। जो आपको सेंट्रल एंगल निकालना होता है उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कैलकुलेशन लग जाती है, तो ये एक लिमिटेशन है, डिमेरिट्स है पाई चार्ट की। देखते हैं कैसे हम पाई चार्ट को बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी सर्कल बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, कोई भी रेडियस ले लीजिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल रेडियस, कोई भी एक रेडियस बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल बनाइए, वर्टिकल बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक रेडियस बनानी है कुल मिलाकर। स्टार्टिंग विद द हॉरिजॉन्टल रेडियस, ड्रॉ रेडियस मेकिंग सेंट्रल एंगल। अब हम एक रेडियस से शुरू करते हैं और उससे सेंट्रल एंगल को बनाना शुरू कर देते हैं। इसका हम एक बार डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय अ चाइल्ड ऑन डिफरेंट इवेंट्स ऑन अ वर्किंग डे। एक वर्किंग डे में अलग अलग एक्टिविटीज में बच्चा कितना टाइम दे रहा है उसकी टेबल दी हुई है, कि बच्चा स्कूल में कितना टाइम दे रहा है, स्लीपिंग को कितना टाइम दे रहा है, प्लेइंग को कितना टाइम दे रहा है, स्टडी को कितना टाइम दे रहा है, टीवी को कितना टाइम दे रहा है और अदर्स को कितना टाइम दे रहा है, ठीक है। अब इसको हमें पाई चार्ट में बनाना है, पाई चार्ट में बनाते हैं। पाई चार्ट में बनाने के लिए सबसे पहले हमें एंगल निकालना होता है। एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, ठीक है। एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ऊपर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे डाटा है वो सिंपल वैल्यूज़ है, तो सिंपल वैल्यूज़ के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। अगर हमें जो वैल्यूज़ दी होती, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो अगर परसेंटेज में दी हुई होती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे आप फॉर्मूले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल एंगल जो है मेजर कर लिए। पहले की आपकी फ्रीक्वेंसी है 6 डिवाइडेड बाय 24 क्या है, यहाँ पर इनका सम है, टोटल अगर आप यहाँ पर करें तो इनका 24 टोटल आता है। देखिए यहाँ पर इन सब का जो सम है वो 24 है, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 360 90 डिग्री आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी 8 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 360 120 आ गया। फॉर्मूले में रखा हमने सबके सेंट्रल एंगल को काउंट कर दिया। अब हम इन सेंट्रल एंगल को आराम से इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक रेडियस बनाई, रेडियस को बनाने के बाद पहला जो स्कूल की एक्टिविटी है उसका 90 डिग्री पर एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री पर एंगल बना दिया। ये आपका पोर्शन हो गया, किसके लिए, स्कूल के लिए पोर्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग का, इसमें आपको 120 डिग्री का बनाना है। 120 डिग्री का बनाना है तो इसमें क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन लिए, इस पे चंदा रखा अपना और उससे 120 डिग्री का एंगल हमने बना दिया। ये हमारा हो गया स्लीपिंग का, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेइंग का, आपका 30 डिग्री का है। प्लेइंग का आपने अब ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ली, हॉरिजॉन्टल के लाइन ली है सिंपल, और इस पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया। ये हमारा पोर्शन बन गया किसका, प्लेइंग का। इसी तरह से बाकी के पोर्शन जो है वो बना दिए अलग अलग। साइड में हमने मेंशन कर दिया है कि किस कलर को हमने किस एक्टिविटी को किस कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं और चाहे इसी में ही लिख सकते हैं। अगर आपके इसमें डायग्राम में जगह है कि जैसे स्कूल, यहाँ पर स्लीपिंग, यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी, इनके नाम यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं, चाहे इस तरह से मेंशन कर लीजिए। तो ये था आपका पैराग्राफ, इजी था बहुत ही, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपका जो परसेंटेज में अगर वैल्यू दी हुई होती है ये नंबर ऑफ आवर, तो आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला निकालते और अपने एंगल निकालते और काउंट कर लेते। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जितने भी मैंने अभी तक ग्राफ बनाए हैं, बताए हैं आपको, नीचे अगर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। इन सभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस को लीजिए और उनसे सभी ग्राफ को एक बार तो एटलीस्ट कम से कम बना के देखिए, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सभी डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। केंद्रवर्ती मान या केंद्र परिवर्ती के माप है। दोस्तों नाम से पता लग रहा है ऐसा मान जो कि केंद्र में हो, केंद्रवर्ती मान जो कि केंद्र में हो।
अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आप एक बात बताइए, आपने देखा होगा अगर मान लीजिए हमने कोई एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम जो है वो 100 नंबर का हमारा एग्ज़ाम हुआ। अब उसमें से क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में 10 बच्चे हैं और एक 100 नंबर्स का हमारा कोई एग्ज़ाम लिया गया। अब उन 10 बच्चों में से ऐसे कोई 1-2 बच्चे ही होंगे, 2-3 बच्चे ही होंगे जिनके जो मार्क्स जिसके मार्क्स जो होंगे वो 90 या 90 के अबव होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बहुत 10 बच्चों से सिर्फ 1-2 बच्चे ऐसे ही होंगे जो कि 90 से अबव होंगे, और 2-3 बच्चे ही ऐसे होंगे या एक ही बच्चा 1-2 बच्चा ही ऐसा होगा जिसके मार्क्स क्या होंगे, जो फेल हो गया हो, या फिर जिसके मार्क्स 60 से कम होंगे, क्योंकि आजकल 60 से तो बहुत आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिसके 60 से, ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो उनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 70 के आसपास लगभग। सभी बच्चे ज़्यादातर मोस्टली बच्चे क्या होंगे, 70 के आसपास होंगे। किसी के 72 हो गए, किसी के 73 हो गए, किसी के 75 हो गए। सबकी जो मोस्टली लाइन होती है क्या होती है, 70 एक ऐसा लाइन है 70 वाली कि मोस्टली जो बच्चों के नंबर्स होते हैं वो इन्हीं बीच में होते हैं। तो 70 हमारा जो हो क्या होगा, केंद्रवर्ती मान। ऐसा मान जो कि पूरे ग्रुप को डिफाइन कर सके, पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर सके, उसको हम केंद्रवर्ती मान कहते हैं। कोई ग्रुप है, कोई समूह है, उस समूह में हम एक ऐसे मान को सिलेक्ट करते हैं जो उस पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर सके, जो उस पूरे ग्रुप को डिफाइन कर सके, उसी को ही हम केंद्रवर्ती मान कहते हैं। तो हम 10 बच्चों का हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमारा जो 70 नंबर हुआ वो हमारा केंद्रवर्ती मान हो गया। क्यों? क्योंकि लगभग मोस्टली ज़्यादातर बच्चों के जो नंबर है वो 70 के आसपास है। हमने यहाँ पर 50 नहीं लिया। यहाँ पर ध्यान करने वाली बात ये है, ध्यान रखने वाली, कि यहाँ पर हमने ऐसा नहीं है कि केंद्र का है तो 100 का केंद्र पॉइंट मिड पॉइंट हो गया 50 तो हमने 50 नंबर ले लिया। नहीं, हम जो बच्चों ने स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर बच्चे जिस नंबर के आसपास होंगे वो नंबर हम लेंगे। यहाँ पर हमने जिस हिसाब से बताया था एग्जाम्पल कि 1-2 बच्चे होंगे जिसके 60 से कम होंगे, 1-2 बच्चे होंगे जिसके 90 से अबव होंगे। ज़्यादातर मोस्टली जो बच्चे होंगे वो 70 की लाइन में होंगे, 71, 73, 74, 72 ऐसे आसपास। तो हमारा जो केंद्रवर्ती मान क्या होगा, 70 होगा। ये सिर्फ एक रफली आइडिया है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। आगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे और सभी बिल्कुल टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो केंद्रवर्ती मान के अगर हम डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर परिभाषा की बात करें तो क्या हुआ, केंद्रवर्ती मान हम उस मान को कहते हैं जो किसी पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे, या फिर वो वैल्यू जो कि पूरे ग्रुप को डिफाइन कर सके, पूरे ग्रुप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सके। अब ये तो हमारी परिभाषा हो गई। अब जो केंद्रवर्ती माप होती है, केंद्रवर्ती मान जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मध्यमान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीन। सेकंड होता है मध्यांक, मीडियन या माध्यिका भी हम इसको कहते हैं। और थर्ड वन होता है बहुलांक या फिर बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोड। तो ये 3 तरह के हमारा केंद्रवर्ती मान होते हैं। अब आपने देखा होगा, हम किसका निकालेंगे, ये केंद्रवर्ती मान किसके निकालेंगे, हमें कोई आंकड़े दिए हुए होंगे, हमें डाटा दिया हुआ होगा ग्रुप का, उसी में से तो हम कोई एक नंबर सिलेक्ट करेंगे ना जिसको हम केंद्र मान कहेंगे। उसके लिए हमारे पास डाटा होना ज़रूरी है। अब जो हमारे पास डाटा होगा वो भी 2 तरह का होगा, तो इसलिए कन्फ्यूज़न यहाँ पे बन जाती है बहुत ज़्यादा। तो कन्फ्यूज़न नहीं बनाएंगे, इसीलिए आपके लिए एक टेबल बनाने की पूरी कोशिश की गई, जिसमें आपको पूरी जो सारा का सारा मैटर है ना वो इसी टेबल में आ जाएगा, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो डाटा हमें मिलेगा क्वेश्चन में वो भी 2 तरह का होता है। एक तो होता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अगर हमें जो डाटा मिला है, जो आंकड़े मिले हैं वो अवर्गीकृत हो यानी अनक्लासिफाइड हो, और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए यानी क्लासिफाइड डाटा के लिए। तो ये तीनों जो मान हम निकालेंगे, मध्यांक, मध्यमान या बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, तीनों ही मान हम दोनों डाटा के लिए निकालेंगे, ग्रुप्ड डाटा के लिए भी, अनग्रुप्ड डाटा के लिए भी, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी। आपके सामने ये पूरी टेबल्स इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किसका क्या प्रकार है, किसका क्या टाइप है, उसमें कन्फ्यूजन ना हो आपस में। तो सभी के मध्यमान, हमारे जो केंद्रवर्ती मान है कितने हुए, 3, मध्यमान, मध्यांक और बहुलक, मीन,
मीडियन और मोड। अब तीनों ही मान दोनों तरह से निकलेंगे। डाटा तो हमें किसी भी तरह से दिया होगा, एवर्गीकृत डाटा भी मिला हुआ होगा, क्लासिफाइड डाटा भी मिला होगा, अनक्लासिफाइड डाटा भी मिला होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मध्यमान की, यानी कि मीन की, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। अब इसको हम वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाइड, जिस डाटा को क्लासिफाइड किया हुआ होगा, यानी कि जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 या 10 से 15, 15 से 20, जैसे कि ये आपके सामने है ये वाला। हमें ये इस तरह से वर्ग अंतराल जिसमें हमें दे देते हैं क्वेश्चंस में ही कि ये क्लासिफाइड डाटा हो गया, क्योंकि हमने इसको क्लास में डिवाइड कर दिया पूरे डाटा को। अब यहाँ पे 50 तक के बच्चे, 50 बच्चे हैं मान लीजिए, तो हम 50 तक कहाँ तक लिखेंगे टेबल में, तो हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये डाटा तो हो गया हमारा क्लासिफाइड डाटा, वर्गीकृत आंकड़ा। अब अवर्गीकृत आंकड़ा की बात करें तो वो होगा इस तरह से, जिसमें कोई क्लास नहीं, इंटरवल नहीं होगा, कोई वर्ग अंतराल नहीं होगा। इस तरह से ये हमारा हो गया अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है और वर्गीकृत आंकड़ा क्या है। अब हम इन केंद्रीय मानों को निकालने के लिए देखेंगे कि हम इनको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हमें डाटा मिलेगा, कैसे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले अगर हम बात करें मीन की, मध्यमान की, तो अगर हमें डाटा अवर्गीकृत दिया है, अनक्लासिफाइड यानी कि क्लास इंटरवल जिसमें नहीं है, उसमें हमें क्या दिया गया, सिर्फ प्राप्तांक दे दिए, नंबर दे दिए, स्कोर्स दे दिए। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होगा समीशन x अपॉन n। यहाँ पर ये जो साइन बना हुआ है इसको हम प्रोनाउंसिएशन के लिए करते हैं समेशन, जिसका मतलब है जोड़ या सम। यहाँ पर समेशन x का मतलब हो गया कि x के जितने भी नंबर हमें दिए हुए होंगे, भाई 7, 8, 6, 10, 15, 9, जो भी नंबर दिए हुए हैं उन सबको जोड़ना, इसका मतलब हो गया उन सबको जोड़ना। आगे क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और n है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ स्कोर्स, जो भी हमारा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चंस ये आपके सामने है। हमें क्वेश्चन दिया है निम्न प्राप्तांकों के लिए मध्यमान निकालिए या माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट मीन ऑफ दीज नंबर्स। हमें ये नंबर दे दिया जिसको हम डाटा कहते हैं, कि हमें डाटा मिल गया कहीं से कि एक क्लास है या फिर कोई एक ग्रुप है जिसमें 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों ने ये स्कोर किया है। सबके तीनों के 6 के 6 बच्चों के पेपर हुए, उनका ये स्कोर नंबर आ गया। एक के 5 नंबर आए, एक के 8 नंबर आए, एक के 9, एक के 11, एक के 14 और एक के 23। तो 6 के 6 बच्चों के हमें प्राप्तांक मिल गए। अब हमें इसमें मीन निकालना है। मीन जो हमने मैथ में एवरेज पढ़ा है वही बस मीन है। थोड़ा सा यहाँ पर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस जो हमने अब तक मैथ में एवरेज पढ़ा है, एवरेज में क्या करते थे, सभी नंबर्स को जोड़ देते थे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते थे। वही हमें यहाँ पे करना है, बस उससे थोड़ा सा आगे डिटेल्स में 1-2 स्टेप्स और लेंगे आगे, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अवर्गीकृत आंकड़ा है ना। यहाँ पर कोई क्लास इंटरवल नहीं है, सिर्फ हमें आंकड़ा दे दिया, हमें सिर्फ नंबर्स दे दिए कि नंबर्स हैं, इनका हमें मीन निकालना है, यानी कि मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान के लिए हमारा मध्यमान को हम x बार से भी डिनोट करते हैं। कहीं भी हमें मध्यमान लिखना हो तो हम x बार से डिनोट कर सकते हैं या फिर कैपिटल M से, कोई भी हम साइन लगा सकते हैं। दोनों का मतलब हमारा मीन से है, मध्यमान से है। तो फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। समेशन x का मतलब है सभी जो प्राप्तांक है उनको जोड़ देंगे। अब हमारे पास प्राप्तांक ये हैं सभी बच्चों के, इन सबको जोड़ दिया। 5 + 8 + 9 + 11 + 14 + 23 और डिवाइड कर दिया 6 से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 6 थे ना, 6 के प्राप्तांक थे, 6 के स्कोर थे, तो टोटल नंबर 6 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा निकल के आ गया मध्यमान। किसके लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अनक्लासिफाइड डाटा के लिए जिसमें हमें क्लास इंटरवल नहीं दिया होता। ये तो सिर्फ छोटे नंबर्स के लिए, एक ग्रुप के लिए हो गया। यहाँ पे 5-6 बच्चे थे, हमने निकाल लिया आराम से। अब मान लो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के कहाँ तक हम जोड़ेंगे,
और कहाँ तक उसको कॉपी में लिखेंगे हम लाइन से। तो उसके लिए हम क्लास में डिवाइड कर देते हैं 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच जिसके भी हैं वो एक जगह लिख दिए, 10 से 20 के एक जगह आ गए, 20 से 30 के एक जगह आ गए। ध्यान ये रखना है कि जो इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम 10 का डिफरेंस ले रहे हैं तो 10 का ही लेंगे, 5 का ले रहे हैं तो 5 का ही लेंगे। अगर हम रख रहे हैं तो 0 से 5 तो दूसरा होना चाहिए 5 से 10, यानी कि एक तो 0 से 5 हो गया, दूसरा 5 से 15 हो गया, नहीं, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला और आ जाता है, समेशन f इंटू एक्स अपॉन समेशन f। f का मतलब हमारा यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी से, यानी बारंबारता से। अब जो हमने ये क्वेश्चंस लिया था, यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे जो सभी स्टूडेंट है सबके नंबर अलग अलग है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि क्लास में अगर 6 नंबर श्याम के आ गए तो किसी और के 6 आ ही नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है अगर श्याम के 6 हैं तो राम के भी 6 हों। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 बच्चों के भी 6 आ सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ अगर एक बच्चे के 6 नंबर आ गए तो दूसरे के आ ही नहीं सकते, एक के अगर 5 आ गए तो दूसरे के आ नहीं सकते। तो वो होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसा नंबर जो एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों के आ जाए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे हम अगर कह दें कि 14, 4 बच्चों के 14 नंबर आए, 9 नंबर 2 बच्चों के आए, ऐसा हो सकता है ना। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए वो फॉर्मूला है, जैसे कि आपके पास सेकंड एग्जांपल है, सभी के एग्जांपल दिए हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। कोई भी फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। वीडियो कैसी लगे वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपके जब कमेंट्स आते हैं कि वीडियो, तो और अच्छा करने की भी मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने का खुद से मन भी करता है कि हाँ हमें और अच्छा करना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें प्राप्तांक दे दिए 5, 8, 9, 11, साथ में हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे दी। ये जो 5 नंबर है वो 2 बच्चों के आए, 8 नंबर 1 बच्चे का ही आया, 9 नंबर 5 बच्चों के आए और 11 नंबर 2 बच्चों के आए। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 2, 1, 3, 2, 5 और 5 10। तो टोटल बच्चे 10 हो गए हमारे। 10 में से 2 बच्चों के 5 नंबर, 1 के 8, 5 के 9 और 2 के 11। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है। अब हमें अगर इसका निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है समेशन f इंटू एक्स अपॉन समेशन f। नीचे जो समेशन f है, समेशन का मतलब जोड़ना से है, हमारा सम से है। हमें f का समेशन करना है, f हमारा ये रहा, इसका समेशन कर दिया, तो इन सब को जोड़ दिया, इन सब को हमने लाइन से जोड़ दिया, हमारा आ गया 10। ठीक है, अब हमें ऊपर दिया हुआ है f इंटू एक्स का समेशन। तो पहले तो हम एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने एफ एक्स निकाल लिया, टेबल में निकाल लेंगे, बड़ा आसानी रहेगी। अगर हम यहाँ फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करके, बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेबल में निकाल लेंगे। हमारे पास एक्स है, लिख दिया, एफ है, लिख दिया, और साथ में एफ एक्स थर्ड लाइन बना दिया हमने, थर्ड रो। एफ एक्स में हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 5 इंटू 2 10, 8 1 जा 8, 9 5 जा 45, 11 2 जार 22, हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और उसके बाद हमारा समेशन का साइन है तो समेशन को जोड़ दिया, 85 हमारा आ गया। अब हमने फॉर्मूले में रख दिया, समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, 85 रख दिया, और समेशन एफ 10। यहाँ पर एफ जो होता है हमारा, वो होता है बारंबारता से लिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी से। चलिए, तो अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान हमें कैसे निकालना है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे निकालना है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमारे पास 3 तरीके, 3 विधियां होती है, 3 मेथड्स हमारे पास है। तीनों मेथड से हम निकाल सकते हैं। तीनों मेथड से कोई भी क्वेश्चन हो, तीनों में से कोई सी भी मेथड यूज कर लेते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का डिफरेंस है। एक मेथड ऐसा है जो कि क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देता है, जो कैलकुलेशन होती है कैलकुलेशन को इजी बना लेता है। अगर एक मेथड से करेंगे कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी, एक से करेंगे इजी पड़ेगी, सिर्फ कैलकुलेशन का डिफरेंस पड़ेगा। 3 मेथड हमारे पास है, कौन कौन से, कैसे हैं, इन सभी को डिटेल से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो क्लासिफाइड डाटा होता है उसका जो अगर हमें मीन निकालना हो, यानी मध्यमान निकालना हो, तो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। तीनों तरीके के फॉर्मूले अलग अलग हैं, तरीका बिल्कुल इजी है। अगर आप समझेंगे ना, सच में बहुत इजी है। ये जितना डिफिकल्ट लगता है उतना ही इजी है, सिर्फ समझने के, ध्यान से समझने की ज़रूरत है इसको।
हम आपको पहले फॉर्मूले बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले पहले बता दिए तो उसमें घबराहट हो जाती है ना। ऐसा कहीं अगर पहले हमको सारे पूरे उसके फॉर्मूले दिखा दिए जाए कि ये तुम्हारी पूरी बुक के फॉर्मूले, तो हम पहले ही घबरा जाएंगे, नहीं भाई इतनी सारे फॉर्मूले में कैसे आते हैं। तो हम क्वेश्चंस को करेंगे एक एक करके और साथ साथ फॉर्मूले होते रहेंगे हमारे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हमारे पास 3 तरह के आते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का हमने कर ही लिया था पहले ही, मध्यमान निकालना एक तो ये था, और अगर हमें बारंबारता दी हुई हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, तब भी हमने कर लिया था। नेक्स्ट आता है अगर हमारे पास क्लासिफाइड डाटा हो जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, उसमें हमारे पास 3 मेथड आते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है। क्लासिफाइड डाटा है तो वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल तो होने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। सभी में जो डिफरेंस है वो सेम है 10 नंबर का। 10 नंबर का इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखनी है बात। अगर कहीं भी इक्वल डिस्टेंस नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए। इनकी बारंबारता दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी कि 0 से 10 के बीच में जिसके नंबर है ऐसे बच्चे 7 हैं, ऐसे बच्चे जिसके नंबर 10 से 20 के बीच में है वो 10 हैं, ऐसे बच्चे जिसके नंबर 20 से 30 के बीच में है वो 15 है, ऐसे बच्चे जिसके नंबर 30 से 40 के बीच में 8 है, ऐसे बच्चे जिसके नंबर 40 से 50 के बीच में 10 है। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 50। हमने जोड़ लिया तो हमें समीशन ऑफ एफ तो मिल गया। हमें एफ का तो समीशन कर लिया हमने। अब बात ये आती है आगे क्या करें। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एफ चाहिए, उसमें एफ तो हमारे पास है, समीशन एफ भी है, लेकिन सेकंड नंबर पे चाहिए होता है हमें एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें एक्स नहीं दिया हुआ है, हम इसको नहीं देखेंगे तो सॉल्यूशन हो गया, इसको नहीं ध्यान देंगे। यहाँ पर जो हमारा सिर्फ हमें ये 2 चीज़ें मिलेंगी, वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब हमारे पास यहाँ एक्स नहीं है, एक्स कैसे निकालेंगे? उसके लिए दोस्तों हमें एक्स निकालने का तरीका ये है, जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, जो मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम अपर लिमिट 10, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा तरीका, दोनों को प्लस करें 2 से डिवाइड कर दें, तो 0 + 10 / 2 हमारा आ गया 5। 10 + 20 / 2 15, 20 + 30 / 2 25, 30 + 40 / 2 35, 40 + 50 / 2 45। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर हमें देखना है कि हमारी कैलकुलेशन यहाँ गलत ना हो जाए, तो इनके बीच का भी डिफरेंस सेम है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम है 10, तो इनके बीच का भी डिफरेंस सेम रहेगा और 10 ही रहेगा। 5, 15, 25, 35, 45, तो हमें x मिल गया। सिंपल सी बात है। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? f × x, तो हमने f × x कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 35, 10 15 150, 15 25 और 375, इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद इन सब को जोड़ दिया, तो हमारे पास यहाँ पर समेशन हो गया f × x का, ठीक है। समेशन f भी मिल गया और समेशन f × x भी मिल गया, बस फॉर्मूले में लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? समेशन f × x अपॉन समेशन f, तो वही हमने यहाँ पे लगा दिया। समेशन f × x क्या है हमारे पास? 1290, और समेशन f क्या है हमारे पास? 50, तो 1290/50 25.8 हमारा आंसर आ गया। ये विधि जो हुई दोस्तों, ये प्रत्यक्ष विधि हम इसको कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट हमारे पास जो फॉर्मूला था f × x अपॉन f का, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। डिफरेंस क्या रहा है यहाँ पर आंकड़ा हमारे पास वर्गीकृत था, क्लासिफाइड था, तो उससे हमने x निकाल लिया। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भाग दे देंगे हम 2 से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अभी दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है ना, यहाँ पर हमने इजीली कर ली, बहुत आराम से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर जब हमने x निकाला तो हमारी ये छोटी सी आई, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इतनी तो हमारे पास मल्टीप्लाई आती है, कैलकुलेशन बहुत इजीली कर ली। अब मान लो ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी बड़ी हो जाए, तो हमें कैलकुलेशन करने में ही इतना टाइम लग जाएगा, टाइम से ज़्यादा, जितना टाइम हमारे पास होगा उससे ज़्यादा हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, और फिर गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जितनी बड़ी कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस। वहाँ पर हमारे पास मोबाइल तो नहीं होगा, तो हम उसके लिए अलग मेथड यूज़ करते हैं, ताकि जो ये कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। आगे के जो दोनों मेथड है उनका पर्पस सिर्फ यही है कि जो हमारे पास डाटा है, अगर डाटा हमारे पास थोड़ा बड़ी संख्या में है तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ईजी हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए।
देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड हो गया प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम डायरेक्ट एफ एक्स अपॉन एफ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दी, वही सेम क्वेश्चन हमारे पास हो गया। वर्ग अंतराल हमें ये दे दिया और बारंबारता हमें उसकी ये दे दी। हमने उसको एक टेबल में इस तरह से शो कर दिया। ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता होगी। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, एक्स निकालना है। हमने एक्स निकाल दिया। एक्स कैसे निकाला, 25 + 30 डिवाइड बाई 2, 30 + 35 भाग दे दो 2 से, 35 + 40 भाग दो, 40 + 45 भाग दो, 45 + 50 भाग दो। आप देख लीजिए यही आएगा। और यहाँ पर भी जो डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखिए 25 से 30 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है क्लास इंटरवल में, 5 का। और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 5 का ही आ रहा है, 27.5 है। तो उसमें 5 ऐड करेंगे 32.5, प्लस 5 करेंगे 37.5। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है। स्टार्टिंग के 2 निकाल लो, डिफरेंस वो सेम रहेगा, बस उसमें ऐड करते जाओ। अगर कैलकुलेशन में ज़्यादा थोड़ा बड़ी हो रही है तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो ऐड भी कर सकते हैं, ट्रिक है सिर्फ। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास इतनी, उसमें नेक्स्ट में हम क्या करते थे, एफ एक्स करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करती थी। हमने ऊपर आराम से कर दिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पॉइंट आया, एक तो कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस ज़्यादा और थोड़ी सी बड़ी भी हो गई। ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो गई, और बड़े आ सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने एक एज्यूम्ड मीन कर लेंगे। यानी एज्यूम्ड मतलब अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे, एक मीन अपनी तरफ से मान लेंगे। अब हमारे पास ये एक्स की वैल्यू है, इनमें से एक मिडिल की वैल्यू ले लेंगे। मिडिल की वैल्यू ये है 37.5, ये हमने ले ली। अगर बाय चांस ऐसी कोई मिडिल की वैल्यू नहीं मिल पाती, जैसे और भी कोई हो, यहाँ पे एक नंबर शोर होता तो मिडिल की वैल्यू नहीं, तो कोई सी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, सेंटर से 1-2 ऊपर नीचे भी हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। यहाँ पर सेंटर की वैल्यू हमने इसको एज्यूम्ड मीन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे निकालेंगे डी, जिसको हम कहते हैं डेविएशन, यानी कि विचलन। इसका फॉर्मूला होता है x - a। जो हमने ये a माना है 37.5, इसको माइनस कर देंगे सारी x की वैल्यूज में से। तो पहले 27.5 में से माइनस कर देंगे 37.5 को, तो हमारे पास आ गया -10। फॉर्मूले में लगा देंगे, x हमारे पास ये हो गई और a हमारे पास ये रहेगी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये 0, ये यहाँ पे। एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर हमेशा रखेंगे कि जो ये d है ये हमेशा 0 आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, -10 - 5 -15 और 10 + 5 + 15, -15 + 15 0, ये हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वहाँ पर हमने f × x किया था ना, लेकिन वो थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी थी, तो हमने यहाँ पे एक एज्यूम्ड मीन मानकर उसे सब में से घटा दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारी अब ये d आया, ये थोड़ा सा छोटा हो गया ना, इजी हो गया ना कैलकुलेशन में। अब हम इन दोनों को कर देंगे ऐड, मल्टीप्लाई, सॉरी, किन दोनों को, f को और d को। ये तो क्योंकि हमने हटा दिया, ये तो कैंसिल कर दिया, इसकी जगह शॉर्ट करके हमने ये लिख दिया। तो अब हमारे पास ये तो कट गया, इसकी जगह हमने ये लिख दिया ना शॉर्ट करके। तो f और d की मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 × 10 140, 22 × 5 110, 16 0 0, 6 5 30 और 5 10 50। तो कैलकुलेशन इजी हो गई। इनको हमने प्लस कर लिया, माइनस के 170 आ गया, हमने प्लस के बारंबारताओं को, फ्रीक्वेंसी को प्लस किया हुआ था तो 63 आ गया। फॉर्मूला अब हमारे पास इसका आ गया ये a + ∑f × d / ∑f। a हमने जो एज्यूम्ड मीन किया था, क्या किया था, 37.5 हमने लिख दिया। ∑f × d क्या है, -170 170 और 63। हमने इसको सोल्व कर दिया, 34.80 बना गया। ठीक है, इस मेथड को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर कल्पित माध्य विधि। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें एक मीन एज्यूम्ड किया है अपनी तरफ से, इसीलिए इसका नाम पड़ा एज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। उसी क्वेश्चन को करेंगे सेम, क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है लेकिन उसी क्वेश्चन को, मान लीजिए अगर हमें अभी भी कैलकुलेशन टफ लग रही है कि कैलकुलेशन अभी भी थोड़ी सी बड़ी है, इसको और छोटा किया जाए, तो उसका तरीका आता है हमारे पास थर्ड स्टेप। पहले का बाकी सब सेम रहेगा, हमारे पास वर्ग अंतराल है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करके लिख दिया 63, एक्स निकाल लिया हमने, एक एज्यूम्ड मीन मान लिया, और उसके बाद डी डेविएशन निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास। यहाँ तक तो सेम था। अब अगर बाई चांस हमें ये कैलकुलेशन भी थोड़ी हार्ड पड़ रही है, ये थोड़ी मुश्किल लग रही है, इसको हमें और शॉर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यू निकालेंगे, यू, जिसको हम कैसे निकालेंगे, यू निकालने के लिए हम करेंगे x - a। तो हमारा d है ये,
बस उसको h से डिवाइड कर देंगे। h यहाँ पर है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का जो बीच का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है 5 का, 5 का डिफरेंस है ना, तो ये जो d आया उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 2 10, 5 1 5 0, 5 1 5, 5 2 10। माइनस के साइन को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे हमेशा x में से माइनस a करना है, a में से x माइनस नहीं करना है। अगर आप इन दोनों को उल्टा कर देंगे, इस फॉर्मूले को x माइनस a की बजाय a माइनस x कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पर हमने x की जगह ये बनाया था तो x की लाइन कट गई। सेम हमने d को छोटा करके u बना दिया तो d भी कट गया। तब हमारे पास क्या बचा u और f, तो बस f और u को मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 2 28, 22 जा 22 1 जा 22, 16 0 0, 6 1 6, 5 2 10। सिंपल और छोटा हो गया क्वेश्चन। तो ये 3 मेथड है, इसको हम कहते हैं पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन विधि। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला ये आपके सामने है, सामने a प्लस समेशन f इंटू यू अपॉन समेशन f इंटू h। h से हमारा मतलब क्लास इंटरवल से है, जो हमारा 5 था इस क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन में एक ही होगा सिर्फ। 37.5 हमने एज्यूम मीन किया था। -34 हमारा ये आया था एफ यू को समीशन करके, और समीशन f हमारा 63 आया था। वैल्यू रखी, सॉल्व किया, सेम आया 34.801। यही हमारा आंसर आया था, सेम हमारा आंसर आया था कल्पित माध्य विधि से, एज्यूम्ड मेन विधि से, और सेम आंसर हमारा आया पद विचलन विधि से। तो आंसर चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा पॉइंट के बाद अगर डिफरेंस आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर हमारा सेम रहेगा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ईजी हो जाए, वो थोड़ी जो गलती होने के चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाए। और जितने भी हम कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करना प्लस करना, वो टेबल में करने की कोशिश ज़्यादा करें। इसको अगर हम फॉर्मूले में रख के करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया मध्यमान के बारे में, मीन के बारे में, तीनों विधि को हमने आराम से पढ़ लिया, मेथड्स को अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। पहला है प्रत्यक्ष मेथड, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम समेशन f इंटू एक्स अपॉन एफ करेंगे। अगर हमें कैलकुलेशन हार्ड पड़ रही है तो x की जगह हम d ले आएंगे, a माइनस करके, तो a जब हमने माना है तो a को प्लस कर दिया, समेशन f इंटू डी अपॉन। नेक्स्ट अगर हमें ये भी हार्ड पड़ रहा है तो पद विचलन विधि, u निकाल लेंगे हम इसमें, तो u आ गया। बस x के बजाय d आया था, d के बजाय u आ गया। डिफरेंस सिर्फ ये है, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन a प्लस हो गया था, वहाँ पे h से डिवाइड किया तो h से मल्टीप्लाई हो गया। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं। दोस्तों आपका टॉपिक है आज का मीडियन, ठीक है, यानी कि माध्यक। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, उसकी दूसरी माप आपकी ये मानी जाती है। ठीक है, पहली माप आपकी होती है समांतर माध्य, माध्य या औसत जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं मीन। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उसका लिंक जो है, पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर की, और सारी की सारी जो वीडियोस हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर की, वो हमने एक प्लेलिस्ट में ऐड की हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस पेपर की बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज मीडियन की हम बात करेंगे। तो मीडियन क्या है, नाम से हमें पता चल रहा है मीडियन, मिडिल वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम नाम से ही देख लेंगे, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, यानी कि बीच की वैल्यू। हमें कोई भी डाटा दिया जाता है, उस डाटा में हमें मीडियन निकालना होता है। तो उस डाटा की जो सबसे मिडिल वैल्यू होगी, जो सबसे बीच की जो वैल्यू होगी, वो हमारा मीडियन होता है। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है तो वहाँ पर थ्योरी का पता होना ज़रूरी है। एक बात हो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में से एक टेंडेंसी तो आपके ज़रूर देखने को मिलेगी लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, हो सकता है तीनों एक साथ मिल जाए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मीन, मीडियन एंड मोड से आप क्या समझते हैं, इनको डिस्कस कीजिए, या किसी एक सेंट्रल टेंडेंसी को पूछ सकते हैं, जैसे कि मीडियन से आप क्या समझते हैं, इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपका दिया जा सकता है। ठीक है, तो मीडियन क्या है आपकी, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। मीडियन पूरे डाटा की मिडिल वैल्यू होती है। इट इज द वैल्यू दैट स्प्लिट्स द डाटा सेट इन द हाफ। ये वो वैल्यू होती है जो आपके पूरे डाटा को हाफ में डिवाइड कर देती है, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, बिल्कुल हाफ पार्ट्स में। ठीक है, मीडियन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑल द डाटा वैल्यूज इन द
इन अ डाटा सेट। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है आपके उसमें पूछ लेते हैं, तो इन बातों को आप जरूर ध्यान देंगे। पहला क्या है कि मीडियन जो है वो डिपेंड नहीं होती है डाटा की किसी भी अदर वैल्यूज पर। जो डाटा मिलता है आपको उसमें बहुत सारी आपको वैल्यूज मिलती है, जो सेंटर की वैल्यू है, जो मिडिल की वैल्यू है, वो आपका मीडियन है। जो ये मीडियन होती है ये बाकी की वैल्यूज पर, डाटा में जितनी भी बाकी की वैल्यूज मिली होती है उन पर डिपेंडेंट नहीं होती है, उन पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा और इसका क्लियर करके, कि आपको कोई डाटा दिया हुआ है, उसकी जो मिडिल वैल्यू है, जो मीडियन वैल्यू है, जो सेंटर की वैल्यू है वही रहेगी। आप जो साइड की वैल्यूज है, चाहे वो 9 लिखी हो, चाहे 8 लिखी हो, अगर 9 दी हुई है चाहे उसको आप 8 कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे 6 लिख लीजिए उसकी जगह, चाहे 4 लिख लीजिए, उससे आपके मिडिल वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिडिल वैल्यू आपके प्लेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर प्लेस की आप कोई भी वैल्यूज है, उन वैल्यूज की प्लेस आप आगे पीछे कर देते हैं, या फ्रीक्वेंसी पर मेनली डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर या प्लेस पर, लेकिन बाकी की वैल्यूज पर कोई डिपेंड नहीं करती है। वैल्यूज आप चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, उस पर मिडिल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है कि द मीडियन वैल्यू इज फिक्स्ड by its position and is not reflected by individual वैल्यू। जो मीडियन होती है, जो मिडिल वैल्यू होती है, ये आपकी पोजीशन के द्वारा फिक्स्ड होती है, कि जो मिडिल वैल्यू है वो आपकी मीडियन होती है। मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले जो भी हमें डाटा दिया होता है उसको हम अरेंज कर लेते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में हम उसको रख लेते हैं अपने डाटा को, या फिर घटते हुए क्रम में रख लेते हैं। अब सीक्वेंस में लगाने के बाद जो मिडिल वैल्यू होगी, जो सेंटर की वैल्यू होगी, उसको हम मीडियन कह देते हैं। एवरी एरे हैज अ सिंगल मीडियन। आपका जो भी डाटा हो, चाहे वो डाटा कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह का कोई डाटा हो, उस डाटा का केवल और केवल एक ही मीडियन होता है। कभी भी किसी एक डाटा के 2 मीडियन नहीं हो सकते, क्योंकि एक डाटा में आपकी 2 मिडिल वैल्यू नहीं हो सकती है। मीडियन इज नॉट एप्लीकेबल टू क्वालिटेटिव डाटा। आपका जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव डाटा का आप मीडियन नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए इसमें जब डाटा आपको मिलता है आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, उसके बाद ही तो मीडियन फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो क्वांटिटी नहीं होंगी, वैल्यूज नहीं होंगी, आपके पास डाटा क्वालिटी में होगा, मान लीजिए किसी की क्वालिटीज दी हुई है, या आपके पास जो डाटा है वो क्वालिटेटिव है जिसको हम वैल्यूज में नहीं लिख सकते, ठीक है। वो आप पहले से जानते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। मैं ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हैं उनको डिटेल में, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डाटा को आप क्वालिटेटिव डाटा का मीडियन नहीं निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा आपको चाहिए, यानी कि वैल्यूज चाहिए, आपको नंबर्स चाहिए, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 45, 36, तो इस तरह के आपको वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट द वैल्यूज मस्ट बी ग्रुप्ड एंड ऑर्डर्ड फॉर कंप्यूटेशन। जब भी हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं या उसकी कैलकुलेशन करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तब हमारा जो डाटा होता है वो एक ऑर्डर में लगा होना चाहिए, एक सीक्वेंस में लगा होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, वो आपकी इच्छा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मीडियन की। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि मीडियन कैन बी फाउंड फॉर द स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप एंड नॉट फॉर 2 ग्रुप्स। आपका जो मीडियन होता है वो एक ग्रुप के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 2 ग्रुप के लिए आप मीडियन फाइंड आउट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका कोई ग्रुप ए है, ए ग्रुप की जो क्वांटिटीज होती है, जो वैल्यूज आपको होती है, जो पूरा डाटा होता है, उसका आप एक मिडिल वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप की मिडिल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। वी हैव टू अरेंज अवर डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ये हमारे लिए कंपलसरी है। अगर हम अपने डाटा को अरेंज नहीं करते तो आपकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो गलत निकल कर आएगी।
तो ये तो अभी तक थ्योरी की बात थी, आपने डेफिनेशन देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, लिमिटेशंस देख ली। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके जरिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये मीडियन की जो निकालने का फॉर्मूला है, मेथड जो है वो भी क्लियर हो जाएगा और बाकी की थ्योरीज भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। एक बात और, इस बार न्यूमेरिकल आने के चांसेस पूरे हैं। हर बार जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग के पेपर में न्यूमेरिकल इतने नहीं आते हैं, 1 या 2 पूछे जाते हैं। उनके साथ साथ ऑप्शनल में आपको थ्योरीज के क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो उनकी इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन इस बार आपके न्यूमेरिकल्स आने के पूरे चांसेस हैं। तो देखते हैं एक मेथड्स टू फाइंड आउट द मीडियन। अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो मेथड्स कैसे करेंगे। अगर हमें कोई डाटा दिया हुआ है, छोटा मोटा डाटा दिया हुआ है, मतलब 5-6 संख्याएं दी हुई है, कुल 5 वैल्यूज दी हुई है, तो उनकी तो हम आराम से मिडिल वैल्यू निकाल सकते हैं। आराम से वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो पूरे डाटा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करे, जो सेंटर में वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो डाटा होता है वो बहुत बड़ा दिया हुआ होता है, उसमें मान लीजिए आपको जो नंबर्स हैं वो 50 या 60 नंबर्स दे दिए, तो कहाँ तक तो आप उनको देखेंगे कि हाँ सेंटर की वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे ये है आपके सामने। सबसे पहले तो स्टेप यही होता है कि आप अपने डाटा को अरेंज कर लेते हैं, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट नंबर पर आप फॉर्मूला लगाते हैं और मिडिल वैल्यू निकाल देते हैं। मिडिल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर ऑड नंबर ऑफ सैंपल्स, जो आपका डाटा होता है उसमें सैंपल्स मिले होते हैं, जो भी वैल्यूज उस डाटा में दी हुई होती है उनको हम सैंपल कहते हैं या ऑब्जर्वेशन कहते हैं उनको। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमें मिली होती है जैसे 9, 6, 8, 10, 5, ठीक है, इस तरह की जो वैल्यूज मिली होती है इनको हम ऑब्जर्वेशन या सैंपल हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो जब इन सैंपल की संख्या ओड हो, यानी कि ये जो सैंपल्स है ये आपको ये ऑड नंबर में दिए हुए हो, jैसे कि 3 सैंपल दिए हुए हों या 5 सैंपल दिए हुए हों, 9 सैंपल आपको दिए हुए हैं, 13 सैंपल आपको दिए हुए हों, अगर ऑड नंबर में आपको सैंपल दिए हुए हों तब आप क्या करेंगे, n+1/2, n+1 डिवाइडेड बाय 2, आप ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा लेंगे। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये आपके सामने एक एग्जांपल है, द स्कोर्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। वो एक एग्जामिनेशन हुआ, उसमें 7 स्टूडेंट्स के स्कोर आपको नीचे दिए हुए हैं ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में से जो जो स्कोर्स आए हैं सभी 7 स्टूडेंट्स के वो दिए हुए हैं, जैसे 15, 8, 24, 30, 21, 19 एंड 33। तो ये 7 स्टूडेंट्स के आपको नंबर दिए हुए हैं। कुल मिलाकर आपको 7 सैंपल दिए हुए हैं, 7 ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है। आपके पास एक डाटा है जिसमें आपको स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं, उस डाटा में आपको 7 सैंपल्स दिए हुए हैं, 7 ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है। अब हम इसका मीडियन निकालना है, मिडिल वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को अरेंज कर लेंगे, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यानी कि बढ़ते क्रम में लगा लिया। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 8, उसके बाद 15, 19, 21, 24, 30, 33 हमने लाइन से लगा लिया। ठीक है, अभी डाटा हमारा छोटा है, हम आराम से बता सकते हैं कि 21 जो है मिडिल वैल्यू है। 21 से पहले भी 3 वैल्यूज हैं, 21 के बाद भी 3 वैल्यूज है। तो जो 21 है ये आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ तो हमने पता लगा लिया, लेकिन कई बार जो ये नंबर होता है यहाँ तो सिर्फ 7 स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं, आपके पास 50 स्टूडेंट्स के नंबर आ जाए तो वहाँ आप कैसे निकालेंगे। तो वहाँ के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए हम छोटा डाटा ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास है n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। md से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, d आपका नीचे सफिक्स में आएगा। तो यहाँ पर आपका n क्या है, n है नंबर ऑफ सैंपल्स। नंबर ऑफ सैंपल्स यानी कि जो ये सैंपल ये ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है इनकी संख्या है। कितनी ऑब्जर्वेशन दी हुई है हम इन्हें काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सैंपल्स हमें दिए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही बता दिया कि 7 स्टूडेंट्स के हैं तो हमें काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ना बताया जाए तो हम काउंट कर लेंगे कि कितने सैंपल हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर n = 7 आ गया, तो फॉर्मूले में लगा देंगे मीडियन क्या हो जाएगा, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8
डिवाइडेड बाय 2 और फोर्थ। तो 4 यहाँ पर मीडियन नहीं होगा, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, आपका आंसर 4 नहीं आया है, फोर्थ टर्म यहाँ पर हमेशा लगाएंगे n+1/2 एथ टर्म, यानी कि चौथे नंबर पर जो आपकी टर्म है, चौथे नंबर पर जो आपकी संख्या है वो आपकी मीडियन है, वो आपकी मिडिल वैल्यू है। अब चौथे नंबर पर देखते हैं कौन सी वैल्यू है आपकी 1 2 3 4, यहाँ पर 21 वो वैल्यू है जो कि आपके डाटा में फोर्थ नंबर पर है, यानी कि आपका जो आंसर हो गया वो 21 हो गया। तो यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि आंसर जो आपका आता है वो यहाँ पर 4 आया तो 4 आंसर नहीं है, 4th टर्म है, यानी कि चौथी टर्म जो है, चौथे नंबर पे जो सैंपल है वो आपका मिडिल वैल्यू होगा। चौथे नंबर पर आपका 21 है तो आपका मिडिल वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप डाटा को अरेंज नहीं करते हैं तो ऊपर देखते हैं तो चौथे नंबर पर कौन सी आ रही है आपकी 30 आ रही है, तो 30 आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद n कैलकुलेट करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कैलकुलेट कर लेंगे, और थर्ड नंबर पर फॉर्मूले में रखेंगे, हम आंसर निकाल लेंगे। अब सेकंड केस ये आता है कि कभी कभी जो हमें नंबर्स दिए हुए थे, जो सैंपल्स दिए हुए थे वो इवन नंबर में दिए हुए थे, नंबर ऑफ सैंपल्स इवन होते हैं, यानी कि जैसे कि 8 सैंपल्स दे दिए, 10 सैंपल्स दे दिए, 20 सैंपल्स दे दिए, इस तरह के सैंपल्स। ठीक है, यहाँ पर आपके 7 सैंपल्स हैं, मान लीजिए एक सैंपल हम ये और लगा देते हैं 40। ठीक है, अरेंज तो है ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो आपकी n हो गई, n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 8। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर आप मीडियन वैल्यू निकाल सके तो n+1/2 वाला तो टर्म वाला है तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, लगा कर देख लीजिए, n+1 डिवाइडेड बाई 2 9/2, यानी कि 4.5 आपका आ जाएगा। अब 4.5 आप कौन सी टर्म देखेंगे, है ही नहीं, तो आपकी मिडिल वैल्यू निकलेगी नहीं। तब हम इसमें क्या करेंगे, जो बीच की जो सेंटर की 2 वैल्यू होती हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, या डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आप इतना नहीं कंफ्यूजन में पढ़ने चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास ये रहा। यहाँ पर फॉर्मूला आप सही कर लेंगे, nth टर्म लिख लेंगे आप पे साथ में। फॉर इवन नंबर ऑफ सैंपल, अगर आपको सैंपल नंबर ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में मिले हुए हैं तब आप मीडियन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये पूरे के पूरे आप करने के बाद लास्ट में 2 से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं, मान लीजिए जैसे यहीं पे हमने 40 ऐड किया था, यहाँ पर हमने सैंपल में जो है 40 ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर अब हमारी n की वैल्यू हो गई 8 वैल्यू हो गई। तो अब देखते हैं कि 8 वैल्यू आने पर क्या फॉर्मूले में लगा के क्या मीडियन वैल्यू आती है। मीडियन क्या आएगा, 8 हमारा n है यहाँ पर, तो n/2 8/2 यानी कि 4, फोर्थ टर्म होगी, यहाँ पर सिर्फ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्लस n/2 प्लस 1 यानी कि 4 + 1 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चौथी संख्या प्लस 5वीं संख्या डिवाइडेड बाय 2। अब देखते हैं हम चौथी संख्या कौन सी है, 5वीं संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हमने ये संख्या है हमारी, तो चौथी संख्या हमारी कौन सी है, चौथी संख्या है 21 और 5वीं संख्या है 24। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21 + 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब टर्म का तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम टर्म नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो भी मिडिल की 2 वैल्यू होती है उनका एवरेज निकल जाता है, तो ये आपका एवरेज ही निकल गया। डायरेक्ट फॉर्मूला आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे आपकी n की वैल्यू जो है चाहे वो ओड हो चाहे इवन हो, दोनों के लिए आपको निकालने आ गए हैं। तीसरा टर्म क्या होता है,
फॉर क्लासिफाइड डाटा, यहाँ पर अभी तक जो आपने दिया था ये अनक्लासिफाइड डाटा होता है, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। यहाँ पर कोई वर्ग यानी कि क्लास इंटरवल वगैरह तो नहीं दिए होते, ना ही रेंज दी होती, सिर्फ ऐसे ही स्कैटर्ड रूप से रैंडमली वैल्यूज दी हुई होती है, रैंडमली आपको डाटा दिया हुआ होता है। लेकिन एक डाटा आता है आपका क्लासिफाइड डाटा, जिसको हम वर्गीकृत कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, सारे डाटा को अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया हुआ होता है, अलग अलग क्लास इंटरवल में डिवाइड किया हुआ होता है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी जो टेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में जो है आपको डिवाइड किया हुआ है क्लास इंटरवल में, जैसे 51 से 55 तक, 56 से 60 तक, 61 से 65 तक, 66 से 70 तक। इस तरह से आपका डाटा जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो ये आपकी क्लास इंटरवल होती है। ये आपका डाटा कहलाता है ग्रुप्ड डाटा या क्लासिफाइड डाटा। हिंदी में इसको कहते हैं हम वर्गीकृत आंकड़े। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि फॉर क्लासिफाइड डाटा या वर्गीकृत आंकड़े के लिए हम मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा वो होता है जिसमें आपको वर्ग अलग अलग दिए हुए हों, यानी कि जो आपका डाटा है वो ग्रुप की फॉर्म में हो, अलग अलग क्लास इंटरवल दिए हुए हों और उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ दी हुई हो। अगर हमें ऐसा कुछ डाटा दिया जाए और उसके मीडियन निकालना हो तो हमारे पास मीडियन का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू CI। यहाँ पर इन सभी साइंस के क्या मतलब है ये आपके नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं। L क्या है, आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है किस ग्रुप की, जिस ग्रुप में मीडियन है। एक ग्रुप होता है जिस ग्रुप में मीडियन होता है, उसकी जो लोअर क्लास होगी, यानी कि लोअर लिमिट जो होती है आपके क्लास इंटरवल की, वो यहाँ पर L कही गई है। ठीक है, वो कौन सी होती है, कैसे हम निकालेंगे वो भी आगे हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। एन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाती है। CF यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है। F से हमारा मतलब है फ्रीक्वेंसी से, यानी कि बारंबारता से। CI से मतलब है हमारा क्लास इंटरवल से या वर्ग अंतराल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं, साथ साथ हम वैल्यूज निकालेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें सेकंड्स दी हुई है और सेकंड्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये आपका ग्रुप डाटा कहलाता है, जिसमें कि आपको क्लास इंटरवल दी जाती है। ये ग्रुप के फॉर्म में आपको सारा का सारा डाटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डाटा है, हमें इसकी मीडियन निकालनी होगी। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, जिसको हम CF से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं संचयी बारंबारता या संचयी आवर्ती। ठीक है, आपने यहाँ देखा है फॉर्मूले में हमें CF निकालनी होगी। तो CF हम कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये आप नेक्स्ट टेबल में मैंने निकाली हुई है ऑलरेडी, ताकि टाइम कम लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने नेक्स्ट टेबल में निकाल दी है। और एक बात, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसी तरह से आप स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले स्टेप होता है कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो डिट्टो सेम टू सेम जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वही लिख देते हैं। फर्स्ट जो रो होती है उसमें सेम फ्रीक्वेंसी रख देते हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए। ठीक है, सेकंड ग्रुप में हम क्या करते हैं, अब आगे जोड़ते चलेंगे। 2 आया है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे। 2 + 7 = 9, 9 आ गया। अब 9 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, 9 + 8 = 17, 17 में 4 जोड़ेंगे, 4 + 8 = 21। तो ये इस तरह से जिगजैग फॉर्म में चलता है हमारा। सबसे पहले 2 जो होता है वो तो हम सेम टू सेम उतार लेते हैं। इसके बाद 2 में आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, आपका 9 आ गया। इसी तरह से जो जो ऐड करके आता जा रहा है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते जाएंगे। एक बात और, आपका ये फ्रीक्वेंसी सही ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है, आपका क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए एक ट्रिक है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़कर आपका n की वैल्यू आती है 21। आप देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो हमेशा n के इक्वल होगी। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा n के इक्वल होगी। n यहाँ पर क्या है, n है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी सभी बारंबारताओं का योग, सभी आवर्तियों का योग। हमारी ये आवर्ती है, इन सबको आप जोड़ करके देख लीजिए 21 आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। ठीक है, अब आप देखेंगे फॉर्मूला जो ये है आपके पास, इसमें आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकाली, लेकिन एक बात और कही गई है, मीडियन ग्रुप।
मीडियन ग्रुप। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मीडियन ग्रुप कौन सा है, तो अब हम मीडियन ग्रुप ही फाइंड आउट करेंगे। स्टेप सेकंड हो जाता है हमारा मीडियन ग्रुप फाइंड आउट। मीडियन ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं। जो ये आपका n है 21, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे, हमारा आ जाता है 10.5। ठीक है, अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि 10.5 जो है वो किस ग्रुप में पड़ती है। आप यहाँ देखेंगे कि 10.5 वैसे तो डायरेक्ट किसी ग्रुप में है नहीं, ऊपर से देखेंगे 2, 9, 17, 9 के बाद डायरेक्ट 17 है, 10.5 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर 10.5 से नेक्स्ट जो भी नंबर है वही आपका मीडियन ग्रुप हो जाएगा। 10.5 से नेक्स्ट कौन सी है, 17। तो ये आपका पूरा का पूरा जो ग्रुप है 17 वाला, ये आपका हो जाएगा मीडियन ग्रुप 61 to 65। तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे कि वी कैन से दैट मीडियन ग्रुप इज 61 to 65। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये पूरा का पूरा ग्रुप जो हो गया वो मीडियन ग्रुप हो गया 61 to 65। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं और फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हैं हमारी वो रखते हैं। फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले n/2 हमारा 20, n यहाँ पर हमारा क्या है 21 है। CF की वैल्यू, CF हमारा क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन ग्रुप, जो हमारा मीडियन ग्रुप है उससे पहली फ्रीक्वेंसी है। मीडियन ग्रुप है हमारा 61 से 65, ये हमारा पूरा मीडियन ग्रुप है। इससे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 9। ठीक है, तो 9 हमारी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F यहाँ पर हमारी हो गई 8। F क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। ऊपर आप फॉर्मूले में देख सकते हैं सब लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप मीडियन ग्रुप, जो आपका मीडियन ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी है F। तो यहाँ पर हमने इसको भी हाईलाइट कर लिया। आप एग्जाम में इस तरह से सर्कल करके भी छोड़ सकते हैं ताकि आपको फॉर्मूले में रखने में गलत ना हो। ठीक है, मीडियन ग्रुप आपका 61 to 65 है ही। तो n की वैल्यू आपकी 21 आ गई, तो सारी वैल्यूज यहाँ पर आपकी आ गई है। अब फॉर्मूले में हम रख देंगे, ठीक है, रख दिया। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो रही है, यहाँ 60.5 आपका आएगा आंसर, लोअर लिमिट जो है वो कैसे आएगी वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो अक्सर सभी बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि आपके ग्रुप की लोअर लिमिट 61 नहीं है। आप अगर यहाँ पर इस ग्रुप पर नज़र डालें तो ये ग्रुप आपका डिस्क्रीट फॉर्म में है, यानी बीच में ब्रेक लगे हुए हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं है। और हमेशा जब भी आप मीडियन मीन मोड निकालेंगे तो हमेशा कॉन्टिन्यूस ग्रुप होना चाहिए। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देखेंगे तो हमें कॉन्टिन्यूस डाटा हमें चाहिए होता है। कॉन्टिन्यूस डाटा किसे कहते हैं, डिस्क्रीट डाटा किसे कहते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ, वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डाटा मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देती हूँ रिवीजन के लिए। कॉन्टिन्यूस डाटा वो होता है जिसमें बीच में ब्रेक नहीं होता। आप यहाँ पर देखेंगे 51 से 55 क्लास इंटरवल है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल 56 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 55 से 56 के बीच की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये डाटा ब्रेक हो गया, ये डाटा डिस्क्रीट हो गया। कॉन्टिन्यूस तब होता है अगर 55 से पहला खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट भी 55 से ही शुरू होना चाहिए। अब इस डाटा को हम पहले कॉन्टिन्यूस डाटा में चेंज कर देते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देना है। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारा डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है तो जो भी हमारी लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे। सिर्फ एक बात याद रखें, अगर हमें कॉन्टिन्यूस डाटा दिया हुआ है तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारा डाटा डिस्क्रीट है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट का हम हिंदी में कहते हैं असतत आंकड़े, तो अगर हमारे जो डाटा है वो असतत है, डिस्क्रीट है, तब हमें जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करके हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। अब हम इन सभी वैल्यूज को रख देते हैं। तो 61 में से 0.5 माइनस करा, यहाँ पर 60.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये L की वैल्यू हो गई 16.5, N की वैल्यू हो गई 21, CF हो गया आपका 9, F हो गया 8 और क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ हो गई आपकी 5, यानी कि जो क्लास में डिफरेंस है बीच में, क्लास इंटरवल हम उसको कहते हैं, क्लास विड्थ भी जिसको कह देते हैं, ये 5 है। यानी कि आपके सारे क्लासेस जो हमें दी हुई है उसमें 5-5 का डिफरेंस है आपका। अब हम इन सबको अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। L हमारा है 60.5, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको सही कर लेंगे हम। 60.5, N की वैल्यू है 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF हमारा 9 अपॉन
f है हमारा 8 और मल्टीप्लाई क्लास इंटरवल यानी कि 5। यहाँ पर हमने रख लिया फॉर्मूला, अब हम इसको सिंपली कैलकुलेशन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 60.5 हमें यहाँ पर रखना है, तो ये आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपको डाटा डिस्क्रीट में दिया हुआ है तो पहले उसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लोअर लिमिट जो आपकी है उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 60.5 आएगा। 61 आपकी लोअर लिमिट है तो 60.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ग्रुप्ड डाटा की, किसी भी क्लासिफाइड डाटा का मीडियन आराम से निकाल सकते हैं। रिवीजन के लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले में कौन सा साइन क्या रिप्रेजेंट करता है ये ध्यान रखना है। सिंपल आपको टेबल बनानी है और सारी की सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूले में रख देनी है। आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको तुरंत ही आ जाएगा। तो मोड का मतलब होता है बहुलक, यानी कि मोड वो संख्या होती है जो आपके डाटा में सबसे ज्यादा आई भी हो। आपको एक डाटा दिया हुआ होता है, आपने अभी तक मीन पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है, अब आपका लास्ट है फ्रीक्वेंसी लास्ट सेंट्रल टेंडेंसी है आपकी मोड यानी कि बहुलक। बहुलक वो संख्या होती है जो आपके डाटा में सबसे ज्यादा बार आई भी होती है, यानी कि जिसकी बहुलक आपकी वो संख्या है, मोड आपकी वो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि जिसकी बारंबारता आपके डाटा में सबसे ज्यादा होती है। जो संख्या, जो वैल्यू आपके डाटा में सबसे ज्यादा बार आई भी होती है वो आपकी मोड होती है। सिंपल, और कुछ नहीं देखना है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है वो आपका मोड हो गया आंसर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा है। चलिए थ्योरी देखते हैं, आप इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि बीएड का एग्जाम है, थ्योरी तो आपको लिखनी ही होगी। मोड इज अ नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा सेट। मोड एक वो नंबर है जो आपके डाटा सेट में सबसे ज्यादा बार आती है, ये जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अ सेट ऑफ नंबर मे हैव वन मोड, मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल। कोई भी सेट जो आपको दिया हुआ है उसमें एक मोड भी हो सकता है, 2 मोड भी हो सकते हैं, 3 मोड भी हो सकते हैं, या बहुत सारे कोई भी मोड ना हो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए मोड क्या है, आपका जो संख्या ज्यादा बार आई है। मान लीजिए आपका एक 2 नंबर है आपके डाटा में जो कि 4 बार आया है, तो आपका 2 मोड हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा बार आया है। लेकिन हो सकता है कोई दूसरी नंबर 5 हो, 5 भी आपके डाटा में 4 बार ही आ रही हो, तो 2 और 5 दोनों ही आपका मोड हो कहलाएगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों ही डाटा में सबसे ज्यादा बार यानी कि 4 बार आई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से 2 मोड भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, या कोई मोड नहीं भी हो सकता। अगर आपकी जो डाटा सेट है उसमें सभी की सभी वैल्यूज जो है कोई रिपीट ही ना हो रही हो तो आपको मोड नहीं मिलेगा, या सभी वैल्यू की जो रिपीटेशन है या जितनी भी वैल्यूज है उन सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल हो तो भी आपको मोड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि किसी भी डाटा में एक मोड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, या कोई भी मोड ना हो ऐसा भी हो सकता है। In statistics, the mode is the most commonly observed value in a set of data. डाटा में जो सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्व हमें की जाती है वो हमारी मोड होती है। For the normal distribution, the mode is also the same value as the mean and median. अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तब हमारा जो मोड होता है वो मीन मीडियन के इक्वल होता है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल ही होते हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये आपके कोर्स से बाहर है, इसको आपको डीपली में समझने की जरूरत नहीं है। In many cases, the model values will differ from the average value in the data. कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपकी जो मॉडल वैल्यू होती है, यानी कि आपका जो मोड होता है, जो आपका बहुलक होता है, वो आपके एवरेज से अलग हो सकता है, यानी कि जो आपके मीन होता है, औसत जिसको हम कहते हैं, उससे अलग भी हो सकता है। अब आपने देखिए अब तक मीन और मीडियन पढ़ा है, आपने दोनों में ये देखा है कि डाटा जो होता है 2 तरह का होता है। क्लासिफाइड डाटा होता है जिसको हम हिंदी में हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, और दूसरा होते हैं आपका अनक्लासिफाइड डाटा, अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, दोनों के लिए हमने देखा है, मोड में भी सिमिलर ही हम करेंगे, फॉर अनक्लासिफाइड डाटा, फॉर क्लासिफाइड डाटा। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर अनक्लासिफाइड डाटा, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए एक डाटा दिया हुआ है, रेंडमली एक डाटा दिया हुआ है, आपको इसका मोड निकालना है। हमें पता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही संख्या आपकी मोड है। अब देखते हैं 3 जो है आपकी 2 बार आई हुई है। ठीक है, 9 आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 बार आई है 9 पूरे डाटा में। 16 जो है आपकी 3 बार आ रही है। ठीक है, 27 आपकी 2 बार आ रही है।
37 एक बार आ रही है, 48 एक बार आ रही है। तो आपकी जो 16 है वो वैल्यू सबसे ज्यादा बार यानी कि 3 बार आ रही है, तो आपका मोड क्या हुआ 16। सिंपल सी बात है, 16 सबसे ज्यादा बार आ रही है, 16 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 3, तो 16 ही आपका मोड हुआ। याद रखना 3 मोड नहीं है, 16 आपका मोड हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड इज 16 सिंस इट अपेयर्स मोर टाइम्स इन द सेट देन एनी अदर नंबर, क्योंकि 16 जो है वो बाकी सभी नंबर से ज्यादा बार डाटा में आ रही है। ठीक है, तो ये तो वो अनक्लासिफाइड डाटा, आपने डाटा देखा जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वो आपका मोड हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफाइड डाटा के लिए। कई बार आपको क्या होता है डाटा क्लासिफाइड मिलता है, ग्रुप्ड मिलता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े। जैसे कैसा आंकड़ा होता है हम दिखा देते हैं आपको एक बार। ये टेबल जो है आपकी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका टेबल। यहाँ पर क्या है आपको क्लासिफाइड डाटा मिला हुआ है। अब अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखना चाहे तो फ्रीक्वेंसी ये रही आपकी 2784। यहाँ पर आप देखते तुरंत बता सकते हैं 8 जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा बार है, और किसकी है ये 8 फ्रीक्वेंसी 60 to 65। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात आ जाती है जब क्लासिफाइड डाटा आता है। क्लासिफाइड डाटा में यहाँ पर ये कहते हैं कि जो मोड है वो 60 से 65 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हमें मोड की वैल्यू तो नहीं पता चली, सिर्फ और सिर्फ उसका क्लास इंटरवल पता चला है कि 60 से 65 के बीच में, 60 से 65 के बीच की कोई भी संख्या आपका मोड हो सकती है। अब एग्जैक्टली संख्या निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका देख लेते हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला, आप इसको लर्न करेंगे जैसे आपका मीडियन का है वैसे आपका मोड का है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू CI। यहाँ पर L जो है ये आपकी मॉडल ग्रुप का लोअर लिमिट है, F1 जो है आपकी मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, F0 या F0 भी जिसको हम बोल देते हैं ये मॉडल ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, और F2 मॉडल ग्रुप से बाद वाली ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है। CI आपका क्लास इंटरवल है। ठीक है, F0 F1 F2, F1 आपकी मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, F0 आपकी मॉडल ग्रुप से पहले की फ्रीक्वेंसी, और F2 आपकी मॉडल ग्रुप से बाद की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब देखते हैं डाटा में निकालते हैं इनको। यहाँ पर आपको कोई CF निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने देखा मॉडल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। मॉडल ग्रुप वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, हमें पता है 60 से 65 की जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब एक बात डिस्क्रीट डाटा भी चेक करेंगे क्योंकि डाटा डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो हमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्क्रीट दिया होता तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते। तो यहाँ पर हमारा मॉडल ग्रुप क्या हो गया 60 to 65। अब हम फॉर्मूले में अपना लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारा ये रहा। यहाँ पर लोअर लिमिट हमारी क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास है हमारी 60 to 65 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है हमारी, यहाँ पर 60 हमने रख दिया। F0 यानी कि मॉडल क्लास से पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 7। 8 हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, 7 हमारी मॉडल क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी है यानी कि F0। ये हमारी F1 हो गई, और ये यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हमारी 4 हो गई, ये हो गई हमारी F2। ठीक है, तो इस तरह से हमारी तीनों फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ गई। W या फिर CI यानी कि क्लास विड्थ हमारी कितनी है 5, यानी कि क्लास के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा 60 से 65 के बीच का 5। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन्हें डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे। 60 प्लस 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 4 इंटू 5, और इसको सोल्व करके हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 61। तो ये था मोड को निकालने का तरीका। अब हम कुछ और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स देख लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड। ठीक है, कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या अगर आपका थ्योरी कभी आता है तो आप वहां पर लिख देंगे तो और ज्यादा आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव हो जाएगा और आंसर थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कि द मोड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। जो मोड होता है वो आपको देखना समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। अनक्लासिफाइड डाटा के लिए तो आप तुरंत देखते बता देते हैं। क्लासिफाइड डाटा में भी आपको ना ही कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है, ना ही कोई टेबल बनानी होती है। टेबल से डायरेक्ट वैल्यू देखकर सिर्फ फॉर्मूले में रखनी होती है, तो ये इजी होता है समझने के लिए भी, कैलकुलेट करने के लिए भी। द मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनसे आपका मोड इफेक्ट नहीं होता है। आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उसको चाहे 2 से 3 कर दो, 3 से 4 कर दो, उससे कोई फर्क मोड पर नहीं पड़ता है। मोड तो वही रहेगी जो सबसे ज्यादा बार डाटा में आई हुई है।
ठीक है। द मोड इज इजी टू आइडेंटिफाई इन अ डाटा सेट इन अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो मोड होता है वो आसान होता है किसी भी डाटा में आइडेंटिफाई करने के लिए। मोड इज यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि इसमें हमें नंबर्स ज़रूरत नहीं होती, क्वांटिटेटिव डाटा की ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा होगा मीडियन सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटेटिव डाटा का निकाल सकते थे, लेकिन जो आपका मोड है ये हम क्वालिटेटिव डाटा का भी निकाल सकते हैं, क्वांटिटेटिव का भी निकाल सकते हैं। और क्वालिटेटिव डाटा के निकालने के लिए हमें मोड ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा यूजफुल रहता है। क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा में जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में गए, वहाँ पर आपने बच्चों को सर्वे किया कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो कोई अपनी हॉबी सब बताएंगे, कोई बताएगा बुक्स रीडिंग में उनका इंटरेस्ट है, कोई बताएगा क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट है, कोई बताएगा कंप्यूटर में उनका इंटरेस्ट है, तो सब अपने अपने इंटरेस्ट बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा डाटा क्वालिटेटिव हो गया, इंटरेस्ट। किसी का आया बुक, हमने एक पेन और पेपर लिया और लिखते गए, बुक आया इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आया इंटरेस्ट प्लेइंग क्रिकेट आ गया, ठीक है, मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर आ गई, ठीक है। तो इस तरह के इंटरेस्ट सबके लिख दिए हमने लाइन से। अब हम देख लेंगे कौन सा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बच्चों का है, तो वो हमारा मोड हो गया। मान लीजिए क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों ने कहा है कि हाँ उनका इंटरेस्ट है, यानी कि क्रिकेट डाटा में सबसे ज़्यादा बार आया है, तो क्रिकेट हमारा मोड हो गया। तो इस तरह से क्वालिटेटिव डाटा के लिए अच्छा रहता है। डिसएडवांटेजेस देखें तो मोड इज नॉट डिफाइंड व्हेन देयर आर नो रिपीट्स इन अ डाटा। अगर डाटा में कोई रिपीटेशन ना हो तब मोड निकाला नहीं जा सकता, या फिर मोड हमें मिल ही नहीं सकता। द मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। जो मोड होता है वो सभी वैल्यूज पर बेस्ड नहीं होता है, तो इसीलिए जो इसकी हम कह सकते हैं एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। मोड इज अनस्टेबल when the data consists of a small number of values। जब डाटा में बहुत छोटी वैल्यूज हो, कुल 4-5 वैल्यूज हो, तब मोड की कोई एक्यूरेसी नहीं होती, कोई भी वैलिडिटी नहीं होती, कोई रिलायबिलिटी नहीं होती। समटाइम्स डाटा है वन मोड, मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मोड हो, दो मोड हो, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई मोड नहीं हो। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये था आपका मोड का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन, माध्य विचलन। नाम से ही हम पता लगा लेंगे मीन डेविएशन, यानी कि जो भी मीन निकल के आते हैं हमारे अलग अलग, उन सब मीन का हम डेविएशन निकाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये यहाँ से आप छोटी छोटी सी बात समझ लीजिए कि मीन का डेविएशन हमें निकालना है। कैसे निकालना है, क्या फॉर्मूला लगेगा, वो हम अभी आगे चलकर देखते हैं। द मीन डेविएशन इज द फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो ये मीन डेविएशन है आपकी, ये डिस्पर्जन की एक मेजर है। डिस्पर्जन यानी कि फैलाव। अब आपने देखा होगा कि अभी तक आपने मीन, मीडियन और मोड तीनों की तीनों मेजरमेंट्स पढ़ी हैं, ठीक है। तीनों मेजरमेंट्स की क्या खासियत है? तीनों मेजरमेंट्स किस चीज़ की है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापी। वे तीनों की तीनों ऐसी माप हैं, ऐसी मेजर्स हैं, ऐसी मेजरमेंट्स हैं जिनकी टेंडेंसी क्या है, जिनकी प्रवृत्ति क्या है, हमेशा सेंटर में रहना। आपने नोटिस किया होगा जब निकालते थे आप उनको मीन, मीडियन, मोड को, तो जो सारी तीनों की तीनों वैल्यूज होती थी वो हमेशा डाटा के अक्सर बीच में ही पाई जाती थी। कभी भी आपको कॉर्नर पे तो नहीं मिली होगी, डाटा के हमेशा बीच में पाई गई होगी। इसीलिए उनको कहा जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी है, तो मीन, मीडियन और मोड, ये तीन मेजर्स है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी की है, यानी कि जिनकी जो टेंडेंसी है, जिनकी जो प्रवृत्ति है वो बीच में बने रहना है, ठीक है। यहाँ पर जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन कैसी मेजरमेंट है, जिसकी मेजरमेंट्स किस चीज़ की है? डिस्पर्जन की मेजरमेंट है, यानी कि फैलाव की माप है। आपका डाटा कितना फैला हुआ है, आपका डाटा कहाँ से कहाँ तक है, वो उस चीज़ की माप है ये आपकी मीन डेविएशन। जैसे आपकी रेंज होती है, रेंज में हम क्या पता लगाते हैं कि पूरा का पूरे डाटा की क्या रेंज है, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है, बस उनका बीच का डिफरेंस निकाल देते हैं। रेंज यानी कि कहाँ आपका डाटा कितना फैला हुआ है। तो उसी तरह से मीन डेविएशन है आपकी। रेंज भी आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, यानी कि फैलाव की एक माप है। उसी तरह से आपके क्वार्टाइल डेविएशन आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आते हैं, मीन डेविएशन ये आपका है ही। तो अलग अलग ये मेजर्स आती हैं आपकी, एक एक करके हम इनको आने वाली वीडियोज़ में जो है सभी को ही कवर करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जो मीन डेविएशन है आपकी, माध्य विचलन जो है, ये आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, यानी कि फैलाव की एक माप है। that we will use that actually uses each data values in its computation। इसकी खासियत क्या है, ये हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसी पहली मेजरमेंट है,
क्यों हम इसे खास बता रहे हैं? खास इसलिए है क्योंकि ये ऐसी पहली मेजरमेंट है जो कि आपके डाटा के हर एक वैल्यू को अपनी कंप्यूटेशन में लेती है। यानी कि जब हम मीन डेविएशन निकालते हैं, मीन डेविएशन के फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेशन करते हैं, तो जो भी हमें डाटा मिला होता है, हम डाटा की हर एक वैल्यू को कंसीडर करते हैं, हर एक वैल्यू का यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन में। आपने देखा होगा रेंज एक तरह की मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, लेकिन जब हम रेंज को निकालते हैं, रेंज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर जो होगी, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी माइनस सबसे छोटी संख्या, हम इस तरह से हम अपना जो है रेंज निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या चाहिए हमें, सबसे छोटी संख्या चाहिए, बीच की संख्या को हम इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह से जब क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो हम उसका चौथा हिस्सा निकाल लेते हैं। तो इस तरह से उसमें क्या होता है उन सभी रेंज मेजर्स में कि हम सभी वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन मीन डेविएशन एक ऐसी खासियत है इस चीज़ की, इस मेजरमेंट की, कि ये आपके डाटा की हर एक वैल्यू को कंसीडर करती है, हर एक वैल्यू का यूज़ करती है अपनी कंप्यूटेशन में, अपनी कैलकुलेशन में। ठीक है, इट इज़ द मीन ऑफ डिस्टेंस। ये क्या है? मीन है किस चीज़ का? डिस्टेंसेस बिटवीन ईच वैल्यू एंड द मीन। ठीक है, इट गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्प्रेड आउट फ्रॉम द सेंटर द सेट ऑफ वैल्यूज इज। ये हमें और क्या बताती है? ये हमें बताती है कि आपके डाटा में जो सभी की सभी वैल्यूज हैं वो सेंटर से कितनी फैलाव पर है, सेंटर से कितनी दूरी पर है। अगर मान लीजिए हमें डाटा देखकर इससे हमें पता चल जाता है कि सेंटर से ये वाली जो वैल्यू है वो इतनी दूर पर है, सेंटर से बी इतने दूर है, सी इतने दूर है, डी इतने दूर है, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, यानी कि फैलाव के बारे में ये हमें बताती है। अब देखते हैं कि हम कैसे निकालते हैं हमें मीन डेविएशन को। मीन डेविएशन को जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फाइंड द मीन ऑफ ऑल वैल्यूज। हम सभी वैल्यूज का मीन निकाल लेते हैं, सभी वैल्यूज का एवरेज निकाल लेते हैं। उसके बाद यूज इट टू वर्क आउट डिस्टेंस। जो भी मीन हमारे पास आया उससे हम डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। कैसे? अभी आगे करेंगे हम। देन फाइंड द मीन ऑफ दोज डिस्टेंसेस। अब जो डिस्टेंस आई उनका फिर से दोबारा से मीन निकाल लेंगे, हमारा मीन डेविएशन आ जाता है। कैसे? हमारे 3 स्टेप्स हुए। 3 स्टेप्स कौन कौन से हुए? सबसे पहले हम जो हमें वैल्यूज मिली हुई है हम उन सबका मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद उस एवरेज से सभी वैल्यूज की अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे। यानी कि हमारा मीन मान लीजिए आया x, तो हम अपने सभी की सभी बाकी के वैल्यूज से x का माइनस करके अपना d निकाल लेंगे। ठीक है, देन फाइंड द मीन ऑफ दोज डिस्टेंसेस। अब जो हमारी डिस्टेंस आई d1 d2 d3 उन सब का मीन निकाल लेंगे। जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला है, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ये आपके सामने फॉर्मूला है, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय n। अब इस फॉर्मूले में आपको कुछ चीजें पॉइंट जो है ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ये आपका ये साइन है, जिसको ये वाला जो साइन है इसको सिग्मा भी बोलते हैं और समेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सम। यहाँ पर ये लगा हुआ है साइन, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वैल्यू यहाँ पर आपकी आ रही है इन सभी वैल्यूज को जोड़कर यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, हम पहले भी मीन निकाल चुके हैं तो वहाँ पर भी हम ये चीज़ यूज़ करते ही हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। और सम करके जो वैल्यू आएगी उनको n से हम डिवाइड कर देंगे। एक बात और, यहाँ पर आपने देखा होगा x माइनस म्यू के साइड में मोड़ लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम माइनस जो भी वैल्यूज आएंगी उनको भी प्लस में ही लेंगे। म्यू यानी कि यहाँ पर ये मीन लिया हुआ है, मीन को यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं सभी सिंबल्स के मीनिंग बताए हुए हैं। ये आपका सिग्मा का साइन है जिसका मतलब होता है सम। ये आपके वर्टिकल बार से मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसमें लेते हैं, माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर x क्या है? हमारी वो सारी वैल्यूज हैं जो हमें मिली होती है। m यहाँ पर हमारा मीन है जिसको हमने म्यू से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर m नहीं म्यू लिखेंगे। n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल जितनी हमें नंबर दी हुई, टोटल जितने ऑब्जर्वेशन दिए वो हमारा n यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसका हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो हमें देखिए, आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दे दिया, मीन डेविएशन कहा गया कि इसका मीन डेविएशन निकालिए। तो हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें मीन निकालना है। फर्स्ट स्टेप है कि जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है उनका मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना था, सभी वैल्यूज को जोड़ देते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। सभी वैल्यूज को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और टोटल ये 8 संख्याएं हैं हमारे पास, 8 वैल्यूज हैं, तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया। हमारे पास जो है वैल्यू आ गई 9, तो मीन आ गया हमारे पास 9, म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। आगे देखते हैं, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है म्यू से।
मीन से बाकी सभी संख्याओं की डिस्टेंस निकालनी है। जैसे ये स्टेप 2 हमें चलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यूज फ्रॉम दैट मीन। हमारी ये वैल्यूज है। अब फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम 9 हम काउंट कर लेंगे, यानी कि 9 हमारा मीन आया है और उस मीन से सारी की सारी वैल्यूज़ की डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि 9 से हम सबकी डिस्टेंस निकालेंगे। 9 से माइनस करते जाएंगे और जो माइनस का साइन होगा उसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। माइनस के साइन को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 - 9 आपका क्या आ गया, माइनस के 6 है, लेकिन माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे। 6 - 9 3, 6 - 9 3, 7 - 9 2, 8 - 9 1, 11 - 9 2। ध्यान रखना हम माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं। 15 - 9 यहाँ पर 6, 16 - 9 7। तो हमारे ये सारी डिस्टेंस आ गई। अब ये जो डिस्टेंस आई है इनका मीन हम निकाल देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मीन कैसे निकालते हैं हम इनका, इन सब को जोड़ते हैं और टोटल नंबर ऑफ उससे डिवाइड कर देते हैं। ये रहा हमारा, इन सभी संख्याओं को जोड़ा जो हमारा डिस्टेंसेस आई और डिवाइडेड बाय 8। तो हमारा यहाँ पर मीन डेविएशन की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है। आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। फॉर्मूले क्या करोगे मैं आपको बताऊं तो x माइनस म्यू, म्यू यानी कि जो मीन की वैल्यू निकल कर आई है, मीन हमारी आई है 9, x माइनस म्यू हमारी सारी की सारी ये जो डिस्टेंस है ये सभी हमारी x माइनस म्यू है। इन सबको जोड़ना है, जोड़ लेंगे हम यहीं पर टेबल पे नीचे और उनको n से डिवाइड कर देंगे। वही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। आपको जैसे इजी लगे फॉर्मूले में रख क्या करना चाहे वैसे कर लीजिए और चाहे स्टेप वाइज स्टेप कर लीजिए, ये आपकी इच्छा होगी। तो यहाँ पर हमारा मीन तो आ गया 9 जो हमें डाटा दिया हुआ है और मीन डेविएशन हमारा आ गया 3.75, ठीक है। यानी कि मीन डेविएशन मतलब फैलाव, मीन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है हमारी मीन, यानी कि सेंटर से जो बाकी की सभी संख्याएं हैं उनका जो फैलाव है, उनका जो डिस्पर्जन है वो लगभग 3.75 के आसपास है। 3.75 से दूर कोई भी वैल्यू हमारी नहीं है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है। मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोई क्वेश्चन आते नहीं है, अगर आते हैं तो नॉर्मली हम सिंपल सॉल्व कर ही देंगे। मीन डेविएशन जैसे अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखते हैं, मीन डेविएशन हमारा है 3.75 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा 375/9 आ जाएगा और उसको हम कैलकुलेट कर अपना आंसर निकाल लेंगे। यूटिलिटी की बात करें, यूजेस की बात करें तो ये यहाँ पर यूजेस लिखे हुए हैं। जब जो डाटा है सैंपल है जो बहुत छोटा दिया हो तब हम इसका यूज़ कर लेते हैं। व्हेन द यूज़र हैज़ लेस नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, जब जो यूज़र है जो कैलकुलेशन कर रहा है उसको मैथ्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो मीन डेविएशन का यूज़ कर सकता है। व्हेन ओनली नॉर्मल रिलायबिलिटी इज़ नीडेड, जब केवल नॉर्मल रिलायबिलिटी ही ज़रूरत हो, इसमें ज़्यादा आपको डीपली में नहीं जाना है पॉइंट में। When the scores are extensive, that is when the score have abnormal deviation from mean. यहाँ पर आप देख सकते हैं मीन डेविएशन इज मोर रिलायबल देन रेंज। मीन डेविएशन जो होता है ये रेंज से ज़्यादा रिलायबल होता है। इवन दैट इट इज़ नॉट मच यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इवेल्युएशन, उसके बाद भी जो मीन डेविएशन है इवेल्युएशन के फील्ड में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये कुछ इसकी यूटिलिटी है, कुछ खासियत है, इनको आप रीड कर लीजिएगा। तो ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आगे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। जैसे हमने पहले वीडियो में मीन डेविएशन किया था, माध्य विचलन किया था, ठीक उसी प्रकार से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। वही सारा प्रोसेस है आपका, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस क्या, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे चला जाता है, ठीक है। क्या चला जाता है देखते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम मीन ऑफ स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ समझ आया? नहीं आया होगा, आएगा भी नहीं, चाहे आप इस लाइन को कितनी भी बार पढ़ लें लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सिर्फ याद करने का एक तरीका है कि आप इस लाइन को कैसे याद रख सकते हैं। आप फॉर्मूले को याद रखिए, लाइन डेफिनेशन ऑटोमेटिकली ही आपकी याद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला है उसी से ही आपकी लाइन बनी हुई है, डेफिनेशन बनी हुई है, या आप कहें तो डेफिनेशन से ही आपका फॉर्मूला बना हुआ है। लेकिन आप फॉर्मूले की मदद से अपने डेफिनेशन को याद रखेंगे। आपका फॉर्मूला क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो आपका आधा न है इसको हम सिग्मा बोलते हैं, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं,
ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल्स टू √1/n समेशन ऑफ x माइनस म्यू, यानी कि मीन m भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, x माइनस m का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने देखेंगे, अगर आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को लेकर चलें तो यहाँ पर ये आपका देखिए, देखते हैं, बिल्कुल धीरे से और ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जब समझेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ आपका क्या है, म्यू यानी कि मीन। तो सबसे पहले जो भी आपने डाटा में आपको दिया हुआ होगा उसको आपने मीन निकालना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने किया हुआ है XI माइनस म्यू किया हुआ है, यानी कि जैसे आपने मीन डेविएशन में किया था कि जो भी आपके मीन आए उन सभी मीन का आपने वैल्यूज से डिफरेंस निकाल लिया था, डेविएशन निकाल लिया था डी से, जिसे रिप्रेजेंट किया था आपने, ठीक है। सभी एक्सिस को अपनी मीन जो आपका आया था उसमें से माइनस कर करके आपने डिस्टेंस निकाली थी। वही काम यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। एक्स माइनस म्यू किया हुआ है, यानी कि एक्स माइनस मीन, जो भी आपका मीन आया है उसको सभी वैल्यूज में से माइनस किया हुआ है, डिस्टेंस निकाली है। अब उसके बाद क्या हुआ है, डिस्टेंस निकालने के बाद उसको स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर कर दिया है। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद जो भी सारी की सारी टेबल में वैल्यूज आई उन सभी वैल्यूज को जोड़ लिया। देखिए एक एक करके यहाँ पर साइड में हम लिखते हैं। यहाँ पर हम दोबारा से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने अपना मीन निकाला, म्यू। अब इस मीन को अपनी सभी वैल्यूज में से माइनस करके डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है, निकाल ली। अब जो डिस्टेंस आई सारी की सारी टेबल में उन सब का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद सभी वैल्यूज को समेशन कर दिया, यानी कि जोड़ दिया, सम कर दिया। सम करने के बाद इन्हें n से डिवाइड कर दिया, n यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जितने भी आपको डाटा में दिए हुए हैं। अब जो सारी की सारी आपकी वैल्यू कैलकुलेट करके आई उसका हम यहाँ पर अंडर रूट कर देते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। अब इससे हमें डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं आप, द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट है यहाँ पर आपका, ये आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स। एवरेज है तो हम n से डिवाइड करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन का स्क्वायर है। डेविएशन हम निकालते कैसे हैं, जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो समेशन का साइन लगेगा, और किसका सम कर रहे हैं हम, डेविएशन का। डेविएशन हम क्या करते हैं, x माइनस म्यू, स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम मीन से डेविएशन का स्क्वायर का एवरेज का अंडर रूट है ये आपका, ठीक है। ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है। नहीं समझ आया एक बार और रिपीट मैं आपको कर देती हूँ यहाँ पर कि अंडर रूट है, किस चीज का अंडर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज। एवरेज किस चीज का है आपका, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन से डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज का अंडर रूट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। यहाँ से आप एक दो बार इसको समझिएगा, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक बार समझना है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल क्लियर आपके हो जाएगी। इससे अलग कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप इस डेफिनेशन को जो है याद कर सकें। इसके बाद मेथड्स देखते हैं। मेथड्स जैसे जैसे अभी हमने फॉर्मूले में कहा है वही चीज़ हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के बाद उस मीन से सभी वैल्यूज़ की डिस्टेंस निकाल लेंगे। जो भी वैल्यूज़ आएगी उन सबको स्क्वायर कर देंगे, और उन सबको स्क्वायर करने के बाद सम कर देंगे, और सम करने के बाद उनको n से डिवाइड कर देंगे, या कहें तो एवरेज निकाल देंगे हम उनका। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। सैम हैज़ 20 रोज ब्रशेस, ठीक है। सैम के पास 20 रोज ब्रशेज हैं। नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन ईच ब्रश, सभी ब्रशेज में जो फ्लावर्स के जो नंबर है वो आपको इस तरह से दिए हुए हैं। टोटल आप कितने हैं, 20 ब्रश हैं आपके। तो यहाँ पर n की वैल्यू इन्होंने दे दी है। तो यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने क्या दी है, 20 दे दी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट कर लेंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने सभी संख्याओं को जोड़ा, और जोड़ने के बाद जितनी सारी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 20 से डिवाइड कर दिया, हमारा मीन आ गया है 7, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो मीन है इससे सभी की सभी डिस्टेंस निकालकर उसका स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं, x माइनस म्यू का स्क्वायर करना है।
तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सभी जो भी मीन आया 7 से सभी नंबर्स को माइनस किया हुआ है। यहाँ पर माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर रखेंगे भी तो भी स्क्वायर होना है सबका, ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद जो नंबर्स आया उन सबको प्लस करके हमारा जो रिजल्ट है वो ये आ जाता है। लास्ट में हम जो है इस रिजल्ट का मीन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो जैसे मीन डेविएशन का कोफिशिएंट क्या था, मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, शॉर्टकमिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोट्स बाइलिंगुअल रहेंगे आपके, हिंदी में भी रहेंगे इंग्लिश में भी रहेंगे, दोनों आपको स्पर्श क्लासेस की वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों ही जगह अवेलेबल है। आपको जहाँ से इजी लगे, जहाँ से आपका मोबाइल में वर्क करे, वहाँ से आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर इसी तरह की और वीडियोस को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में।